Yes, very good morning to all of you. Very good morning, very good morning. Yes, I'm audible to all of you. आवाज आ रही है आप सबको मेरी? वेरी गुड मॉर्निंग प्रतिभा, सुप्रिया, कनक, उमा, कृष्णा, स्वाति, आर्या, निशा, कुशल, मनीष, मिश्रा. वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग. सो एवरीथिंग इज ओके. ऑडियो वीडियो परफेक्ट आ रहा है आप सबको मेरा? कैन वी स्टार्ट दिस सेशन? यस एवरीवन इन द क्लास, गुड मॉर्निंग. करें, स्टार्ट करें. वेरी गुड, वेरी गुड. अच्छा, कितने स्टूडेंट्स हैं क्लास में जो रिवीजन करके आए हैं, थोड़ा बहुत पढ़ के आए हैं? मैंने कल आपको बताया था कि आपको इंडेक्स का रिवीजन करना है रेगुलर बेसिस पे. किया किसी ने? परवीन गुड मॉर्निंग, हिमांशु गुड मॉर्निंग. एनीवन जो रिवीजन करके आया है? आज सेक्शन 1 से लेके 13 तक मैं आपको बताऊंगा, है ना? सेक्शन 1 से 13 तक कोई बच्चा है जो क्लास में जो रिवीजन करके आया है आज? भारतीय न्याय संहिता का बेर एक्ट पढ़ के आए हो आप? एनीवन इन द क्लास? इंडेक्स पढ़ के आया हो कोई? कुछ कुछ देखो, थोड़ा थोड़ा करना पड़ेगा आपको, है ना? क्योंकि यूपी एपीओ की तो वैकेंसीज आ चुकी हैं, बिहार एपीओ भी आने वाला है, ठीक है, और एमपी एडीपीओ भी आने वाला है. तो थोड़ा थोड़ा अपने एंड से भी आपको करना होगा, तब जाके जो है बातें आगे बढ़ेंगी. राइट. वेरी गुड मॉर्निंग. सो आज पहले एक बार हम लोग अपने इंडेक्स पे नज़र मार लेते हैं जो आज हम करने वाले हैं, है ना? देखिए, आज जो है 2 चैप्टर्स मैं आपको करवा रहा हूँ. दोनों चैप्टर प्रीलिम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है. चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी, जिसके अंदर 3 सेक्शंस हैं, 1, 2 एंड 3. 3 सेक्शंस जो है, ये तीनों सेक्शंस. सेक्शन 1 शो टाइटल, मतलब नाम क्या है, कमेंसमेंट और एप्लीकेशन, जहां आप इंट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के बारे में पढ़ेंगे, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के पढ़ेंगे कि भारतीय न्याय संहिता कहाँ अप्लाई होती है. डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट बेटा. डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशंस. एनिमल क्या होता है, एक्ट क्या होता है, ओमिशन क्या होता है, वैल्यूएबल सिक्योरिटी क्या होती है, इंजरी क्या होती है, रीजन टू बिलीव क्या होता है, गुड फेथ क्या होता है, ऑफेंस क्या होता है, पब्लिक सर्वेंट क्या होता है. ये सारी डेफिनेशंस मैं आपको आज करवाऊंगा. जर्नल एक्सप्लेनेशंस, देखिए जर्नल एक्सप्लेनेशंस है ये, जर्नल एक्सेप्शंस नहीं है, ये जनरल एक्सप्लेनेशंस है. जनरल एक्सप्लेनेशंस में क्या पढ़ेंगे हम? जो हम अलग से पहले आईपीसी में सेक्शन 34 पढ़ते थे, कॉमन इंटेंशन, 35 पढ़ते थे, कॉमन नॉलेज, 36 पढ़ते थे, 37 पढ़ते थे, 38 पढ़ते थे, 39 पढ़ते थे, वो सारे सेक्शंस जो है सेक्शन 3 में मर्ज कर दिए गए हैं. तो सेक्शन 3 हम कॉमन इंटेंशन वाला जो कॉन्सेप्ट है, और सेक्शन 3 के अंदर काफी सारे इलस्ट्रेशंस है, वो सारे इलस्ट्रेशंस आपको ध्यान रखने होंगे क्योंकि प्रीलिम्स में आपसे पूछे जाएंगे. नेक्स्ट आगे हम मूव ऑन करेंगे तो हम आएंगे चैप्टर नंबर 2 पे. चैप्टर नंबर 2 के अंदर पनिशमेंट्स है. देखिए, हर चैप्टर का चैप्टराइजेशन याद रखो. चैप्टराइजेशन क्या होता है कि कौन सा चैप्टर कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ खत्म होता है. जैसे चैप्टर 2 की बात करो, सेक्शन 4 से स्टार्ट होता है और 13 पे खत्म होता है. सेक्शंस तो ऑटोमेटिकली मैं याद करवा दूंगा आपको. सेक्शन 4 आपको पनिशमेंट्स बताएगा. कितने प्रकार की पनिशमेंट्स हैं? आईपीसी में हमेशा कंफ्यूजन रहता था कि 5 करें या 6 करें, लेकिन भारतीय न्याय संहिता ने उस कंफ्यूजन को बिल्कुल दूर कर दिया है. कितने टाइप्स ऑफ पनिशमेंट दिए हुए हैं? अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा है कल, जैसा मैंने आपको कहा था, जो मैंने आपको सजेशंस दिए थे उसके अकॉर्डिंग आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा है, अगर आप देखेंगे आपके पास बेर एक्ट है, सेक्शन नंबर 4 देखिए, काउंट कीजिए कितनी पनिशमेंट्स हैं. डेथ है, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है, इम्प्रिजनमेंट है, फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी है, फाइन है, एंड कम्युनिटी सर्विस है. तो टोटल 6 टाइप्स की पनिशमेंट जो है, ये फाइनल है. ये हर स्टेट में अब 6 टाइप्स हैं. पहले 5 और 6 में कंफ्यूजन होता था. कॉम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस हम लोग पढ़ेंगे, है ना, बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. फ्रैक्शन ऑफ टर्म्स पढ़ेंगे, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. सेंटेंस में भी इन सर्टन केसेस होली और पार्शली इग्नोर एंड सिंपल, ये भी पढ़ेंगे, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. इंपॉर्टेंट है अमाउंट ऑफ फाइन कितना होगा, 8 पढ़ेंगे. लिमिट क्या होगी पनिशमेंट की सेवरल ऑफेंसेस के लिए, 9 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. 10, 11, 12 तीनों सेक्शंस जो है इंपॉर्टेंट है. सॉलिटरी कन्फाइनमेंट वेरी मच इंपॉर्टेंट. लिमिट क्या होगी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट पे, ये भी इंपॉर्टेंट है. तो अगर मोटा मोटा आप देखोगे तो ये सेक्शंस आपको अभी भी याद हो गए होंगे. अगर मैं आपसे पूछूं सेक्शन 2 किस चीज के बारे में कहता है, फटाक से एक बार जल्दी जल्दी रिवाइज करते हैं, फिर आगे पढ़ना स्टार्ट करेंगे. यही है यूपी एपीओ की तैयारी. यूपी एपीओ की प्रिपरेशन वो नहीं है कि आपको बहुत गहराइयों में जाके बहुत इन डेप्थ स्टडी की रिक्वायरमेंट है. नहीं, इन डेप्थ स्टडी की रिक्वायरमेंट नहीं है, स्मार्ट स्टडी की रिक्वायरमेंट है. और अब की बार आज आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा.
आज आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा और चांसेस ये हैं कि ऑब्वियसली क्योंकि न्यू क्रिमिनल लॉज ही आपसे पूछे जाएंगे और नए क्रिमिनल लॉज पूछे जाएंगे, तो आप ये मान के चलिए कि जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे वो बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अगर आपने अभी उत्तराखंड का एग्जाम देखा हो तो वहां पे बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, है ना, ज्यादा इतने टेक्निकल नहीं आएंगे, राइट। अब एक छोटा सा हम लोग जो है सेशंस को स्टार्ट करने से पहले एक क्विक मोटी सी रिवीजन कर लेते हैं जो हमने मोटा मोटा देखा, नजर मारी है, राइट। रिवीजन कैसे करेंगे, मैं पूछता रहूंगा, आप लोग बताते रहिएगा, ठीक है। चलिए, सेक्शन 2 आपने बता दिया कि डेफिनेशन से डील करता है, ठीक है जी। सेक्शन 4 किससे डील करता है, जल्दी बताओ, सेक्शन 4 किससे डील करता है, क्विकली। सेक्शन 4 किससे, आपके दिमाग में, ब्रेन में छप जाएगी, क्योंकि सुबह सुबह की क्लास है, पूरा इंडेक्स छप जाएगा सुबह सुबह। सेक्शन 4 किससे डील करता है, सेक्शन 4 के बाद आप मुझे बताइए सेक्शन 8 किससे डील करता है, फिर आप बताइए सेक्शन 3 किससे डील करता है, रैंडम। फिर आप बताइए मुझे सेक्शन 9 किससे डील करता है, फिर आप बताइए मुझे सेक्शन 12 किससे डील करता है, फिर आप मुझे बताइए सेक्शन 5 किससे डील करता है, फिर आप मुझे बताइए सेक्शन 1 किससे डील करता है, फिर आप मुझे बताइए सेक्शन 10 किससे डील करता है, फिर आप बताइए सेक्शन 11 किससे डील करता है। रैंडम है, फटाफट। जी बताइए, वेरी गुड, सॉर्टेड। चलो अब करते हैं पढ़ाई हमारी स्टार्ट, प्रिपरेशन स्टार्ट करें। अब टॉपिक वाइज पढ़ना स्टार्ट करते हैं। और आज आप लोगों को ना मैं क्वेश्चंस भी दूंगा, 50 क्वेश्चंस दूंगा, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मीडियम में मिलेंगे आपको क्वेश्चंस। आपको दिखा भी देता हूं कि कैसे क्वेश्चंस रहने वाले हैं, सो दैट आप उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें। मैं डायरेक्ट सेक्शन वाइज क्वेश्चंस नहीं दूंगा, क्योंकि सेक्शन वाइज तो मैं आपको करवा दूंगा, लास्ट में प्रैक्टिस करवाऊंगा सेक्शन वाइज के सारे क्वेश्चंस, राइट। ठीक है जी, चलिए बहुत बढ़िया। तो सेशन स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 1 से लेके 13 तक आपको बेसिक चीजें बताऊंगा जो जरूरी हैं, इन डेप्थ में जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है ना, कि भाई इसका ज्यूरिस्प्रूडेंशियल एस्पेक्ट क्या है ना, इस प्रोविजन के पीछे का ऑब्जेक्ट क्या है, वो आपको यहाँ पे समझने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि आपका एग्जाम उन चीजों को डिमांड नहीं करता है। आपका एग्जाम डिमांड करता है कि आपके पास एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो भारतीय न्याय संहिता की, वही हम लोग यहाँ से लेने वाले हैं, राइट जी। चले, तो सेशन स्टार्ट करने से पहले एक बार जोर से बताइए, हाउ इज द जोश राइट नाउ, कैसा है आप सबका जोश, एवरीवन इन द क्लास। और जो बच्चे इस क्लास को डेमो के तौर पे देख रहे हैं, मेक श्योर करें कि आप तुरंत जो है इस बैच में एनरोल करें, क्योंकि नोट्स जो हैं आपको बैच के अंदर ही मिलेंगे, राइट। और आज के नोट्स बहुत शानदार हैं हमारे, मैं दिखाता हूं आपको। दिस इज द टेलीग्राम आईडी, इसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है। नोट्स देखिए, इंग्लिश और हिंदी में, दोनों ही लैंग्वेजेस में नोट्स आपको जो है मिलने वाले हैं। कल बच्चों ने कहा था कि सर हिंदी में भी नोट्स दे देना, तो पूरा प्रयास रहा है हमारी टीम का, ठीक है, कि हम हिंदी में भी नोट्स लेके आए हैं। जो हम आपको पढ़ाएंगे वो हिंदी में भी, जो रेलेवेंट चीज़ें वो हिंदी में मिल जाएंगी, जो बहुत ज़्यादा एडवांस में हमने कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं वो हिंदी में करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये टू दी पॉइंट है सारी चीज़ें। अब आपको आज प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दूंगा मैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको दिखा देता हूं मैं, एक सेकंड रुकिए। ये वाले प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, 50 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। क्लास एंड होने के बाद आपको जो है ये अपने डाउनलोड करने हैं, राइट। ये देखिए, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, जैसे चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी, अध्याय 1 प्रारंभिक, हिंदी इंग्लिश में क्वेश्चंस आपको मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए, कि भाई व्हाट इज द शॉर्ट टाइटल ऑफ द न्यू क्रिमिनल लॉ विच रिप्लेस द आईपीसी, क्या नाम है इसका। ऐसे क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे और हम लोग डेफिनेटली बहुत शानदार प्रिपरेशन करेंगे। व्हेन डिड द भारतीय न्याय संहिता कम इनटू फोर्स, ये आपको घर पे प्रैक्टिस करने हैं, अभी नहीं करने हैं, ये घर पे आराम से बैठ के क्लास एंड हो जाएगी तब प्रैक्टिस करना। जैसे according to section 1 subsection 3 of BNS, who is liable within India for the acts or omission contrary to its provisions, citizen होंगे, adults होंगे, every person होगा, only resident। so these are total 50 questions जो पूरा चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को कवर अप करते हैं। इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में, टू बी वेरी क्लियर। हाँ, ये क्वेश्चंस सेक्शन बेस्ड आ सकते हैं, क्योंकि मैंने सेक्शन बेस्ड अभी नहीं डाले हैं, क्योंकि मुझे पता है अभी तो नया एक्ट है, आपको सेक्शन से याद नहीं हुए होंगे, तो अभी तो हमने थोड़े से टॉपिक वाइज डाले हैं और बहुत इजी क्वेश्चंस है, ज्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चंस है, बेसिक क्वेश्चंस है कि डॉक्यूमेंट के अंदर क्या इंक्लूड होगा, है ना, नोट वाले क्वेश्चंस है, इंजरी के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, हार्बर का क्या मतलब होता है, जनरली ऑफेंस क्या होता है, इन क्वेश्चंस को भी आप प्रैक्टिस करना, मैं भी करवाऊंगा आपको, तो अच्छे से हो जाएगा। सॉर्टेड बेटा। चलिए जी, तो सेक्शन 1 पे चलते हैं।
सेक्शन 1 आपको मैं बेरेक्ट से करवाऊंगा और ये नोट्स आपको मिलते जाएंगे। आ जाइए आ जाइए, बहुत बढ़िया। ट्रस्ट करना है, बस विश्वास करना है जो टीचर आपको पढ़ा रहा है और जो टीचर आपको बता रहा है उसके ऊपर यकीन करोगे तो डेफिनेटली आपकी गाड़ी जो है यूपी एपीओ को पार करके सिलेक्शन की तरफ चली जाएगी। अगर आप विश्वास नहीं करेंगे और बहुत सारी जगह से पढ़ेंगे, बहुत सारे नोट्स से पढ़ेंगे तो कुछ नहीं होगा, सिर्फ समय की बर्बादी होगी। अगर आप चाहते हैं आप समय की बर्बादी करें तो आप कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता हूं कि आप समय की बर्बादी करें। लीजिए जी, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हमारा भारतीय न्याय संहिता। हाँ हाँ, टॉपिक वाइज बेटा, बिल्कुल टॉपिक वाइज मिलेंगे सेक्शन। आप क्वेश्चन के साथ सेक्शन लिख लेना। अच्छा, जब ये क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करो ना, एक छोटा सा होमवर्क भी कर लेना आप मेरे लिए, मैं उससे और इजी हो जाएंगी चीजें। क्या होमवर्क करना है? जैसे ये क्वेश्चन मैंने आपको पूछा है 17, वैल्यूएबल सिक्योरिटी इज ए डॉक्यूमेंट वेयर बाय एनी लीगल राइट इज, तो आप यहां पे इसके ऊपर लिख लेना कौन सा सेक्शन है वैल्यूएबल सिक्योरिटी का। तो सेक्शन वाइज भी हो जाएगा आपका, ठीक है, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट वाइज भी हो जाएगा जो एग्जाम में पूछा जाएगा। सॉर्टेड बेटा, करोगे ना? देखो, कर लोगे तो कामयाबी मिल जाएगी, अगर नहीं करोगे तो जो करेगा वो कामयाब हो जाएगा, तुम ऐसे ही क्लासेस लगाते रह जाओगे। नोट्स इकट्ठा नहीं करने हैं, समझो इस चीज को। बुक्स इकट्ठी नहीं करनी है, डिफरेंट डिफरेंट यूट्यूब क्लासेस पे जाके, डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे जाके लेक्चर्स नहीं लगाने हैं, स्मार्ट स्टडी करनी है। वो दिन चले गए जब लोग हार्ड वर्क करते थे, मेहनत में ऐसे पीछे रहते थे, नहीं। जो आज हार्ड वर्क करते हैं ना, वो सक्सेस कम हो पाता है। जो स्मार्ट वर्क करता है वो जल्दी कामयाबी हासिल कर लेता है, क्योंकि उसको पता है कि यार वो एक जो हार्ड वर्क कर रहा है वो 10 दिन में एक काम करेगा, मैं 2 दिन में उस काम को कर दूंगा। स्मार्ट, राइट, स्मार्ट। इसीलिए क्वेश्चंस दे रहा हूं, 2 चैप्टर्स के क्वेश्चंस है। होमवर्क ये सारे क्वेश्चंस कर लोगे ना और तुम आइडेंटिफाई कर लो वैल्यूएबल सिक्योरिटी कौन सा सेक्शन में, तुम्हारा हो गया पूरा, कुछ नहीं। अब यहां से आइए जी, भारतीय न्याय संहिता, ठीक है। भारतीय न्याय संहिता याद रखना है 2023 का एक्ट है ना, 45th नंबर एक्ट है, ये भी आपको याद रखना है 2023 का। डेट ऑफ एसेंट क्या है? 25 दिसंबर 2023। डेट ऑफ एसेंट है 25 दिसंबर 2023। अब मुझे आप कमेंट करके बताइए भारतीय न्याय संहिता में टोटल सेक्शंस कितने हैं, टोटल चैप्टर्स कितने हैं? जल्दी से जल्दी बता दीजिए कितने चैप्टर्स हैं, कितने सेक्शंस हैं। जी, कितने हैं टोटल चैप्टर्स एंड टोटल सेक्शंस अंडर दी भारतीय न्याय संहिता? ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि दे आर गोइंग टू आस्क यू बेसिक क्वेश्चंस, क्योंकि नया कानून है, उनको भी पता है, बच्चों ने इतना डिटेल में नहीं पढ़ा है अभी, है ना, तो वो बेसिक आपसे जानना चाहेंगे। तो हमेशा याद रखना टोटल 20 चैप्टर्स हैं। आप सब कमेंट करें प्लीज, आप सबका एक्टिव पार्टिसिपेशन चाहिए मुझे क्लास में, साथ साथ में जो पूछूंगा उसका आंसर करते चलना, ठीक है। तो ये आपका प्रेम्बल है। प्रेम्बल क्या कहते हैं? कंसोलिडेट करना, एकत्रित करना और अमेंड करना, 2 चीजें हैं। ये दोनों वर्ड्स याद रखने, बस प्लस याद रखना है, ऑप्शन में और आ जाएगा लेकिन आपको एंड याद रखना है। बस यही चीजें याद रखनी है, जो बता रहा हूं उन चीजों को याद रखोगे तो हो जाएगा सिलेक्शन। अब आपको ये नहीं समझना कि भाई कंसोलिडेशन कैसे होता है, अमेंडमेंट कैसे होता है ना, क्या प्रोसेस होगा। यहां पे सिंपल सा बोला गया है कि भारतीय न्याय संहिता एक ऐसा एक्ट है जो कंसोलिडेट करता है, एकत्रित करता है, जो बिखरे हुए लॉज हैं, है ना, उनको एक जगह लेके आता है और उनको अमेंड करता है रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अमेंड द प्रोविजन रिलेटिंग टू द ऑफेंसेस एंड फॉर मैटर्स कनेक्टेड देयर विद और इंसिडेंटल देयर टू। रिलेटिंग टू द ऑफेंसेस को हाईलाइट कर लीजिए, जितने भी अपराध हैं उनसे रिलेटेड जो भी कानून है, जो भी प्रोविजंस हैं, राइट, उनको क्या करता है? ये एकत्रित करता है और अमेंड करने का काम करता है। उस पे मत जाओ बेटा, दे आर नॉट गोइंग टू आस्क कि एक्ट क्या होता है, कोड क्या होता है, वो छोड़ दो, वो यूपी जुडिशरी की तैयारी में करना। यूपी एपीओ के लिए अलग स्ट्रेटेजी है सिलेक्शन लेने की, ठीक है। पार्लियामेंट ने कब इसको किया? 74th ईयर ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया के दौरान इसको एनेक्ट किया। अब चलिए चैप्टर 1 पे हम लोग चल रहे हैं। मुझे एक बार कमेंट करके बताइए कि चैप्टर 1 में टोटल कितने सेक्शंस हैं और चैप्टर 1 कौन से सेक्शन से स्टार्ट होता है, कौन से पे खत्म होता है, जल्दी बताओ। ये चीजें याद करवा दूंगा पूरी की पूरी।
वेरी गुड। तो चैप्टर 1 जो है इसको बोलते हैं चैप्टराइजेशन। चैप्टर 1 जो है सेक्शन 1 से स्टार्ट होता है और सेक्शन 3 पे खत्म होता है। टोटल 3 सेक्शंस हैं। टोटल कितने हैं? 3 सेक्शन है। पहला सेक्शन शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट एप्लीकेशन की बात करता है। दूसरा सेक्शन किसकी बात करता है? डेफिनेशन की बात करता है। और थर्ड सेक्शन जर्नल एक्सप्लेनेशंस की बात करता है। देखिए जितना याद हो सकता है उतना तो हम याद कर ही लेंगे, है ना, बाकी हम प्रैक्टिस से कर लेंगे, क्या दिक्कत है, राइट जी। चलिए फर्स्ट सेक्शन पे चलते हैं। देखो फर्स्ट सेक्शन में 3 चीजें हैं, शॉर्ट टाइटल है, कमेंसमेंट है एंड एप्लीकेशन है। तो सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 2, ठीक है, सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 2 आपके शॉर्ट टाइटल से डील करता है और ये सबसेक्शन 2 जो है कमेंसमेंट से डील करता है। ये क्या कहता है कि भैया इस एक्ट का नाम, मेरा नाम है भारतीय न्याय संहिता, मेरी एप्लीकेशन क्या होगी। देखिए सबसेक्शन 2 में एक बड़ी जबरदस्त बात लिखी गई है, क्या, ये कब एनफोर्समेंट में आएगा? जब सेंट्रल गवर्नमेंट डेट इसकी नोटिफाई करेगी, है ना, नोटिफिकेशन के द्वारा। और ये भी कहा गया है कि डिफरेंट डेट्स जो हैं अपॉइंट की जा सकती हैं डिफरेंट प्रोविजंस ऑफ द संहिता के लिए। अलग अलग जो सेक्शंस हैं, अलग अलग जो धाराएं हैं, उनके लिए एक अलग डेट भी यहाँ पे मेंशन की जा सकती है कि ये कब लागू होंगे। अब मुझे आप कमेंट करके बताइए कि भारतीय न्याय संहिता की कमेंसमेंट डेट क्या है? जी, डेट ऑफ कमेंसमेंट क्या है? तो इसी प्रकार से नोट्स में मैंने बड़ा बारीकी से लिखा है आप लोगों के लिए कि आप लोग इसको फटाक से रिवाइज कर सकें, है ना। देखिए शॉर्ट टाइटल क्या है? भारतीय न्याय संहिता कब कमेंसमेंट में आया? हिंदी में भी केंद्र सरकार अधिसूचित तिथियों पर लागू करेगी। विभिन्न प्रावधान अलग अलग तिथियों पर लागू हो सकते हैं। 1 जुलाई 2024 से लागू हुआ, लेकिन जो धारा 106 सबसेक्शन 2 को छोड़कर, ये 106 सबसेक्शन 2 हिट एंड रन वाला आया था ना कि इसमें सजा कर दिए, फिर सारे ट्रक ड्राइवर्स स्ट्राइक पे चले गए थे, तो पूरी भारतीय न्याय संहिता लागू हो गई है, लेकिन सेक्शन 106 सबसेक्शन 2 अप्लाई नहीं हुआ अभी तक, ये कमेंसमेंट में नहीं है, इसको होल्ड पे रखा गया। तो ये तो हो गया सबसेक्शन 1 शॉर्ट टाइटल, ये हो गया सबसेक्शन 2। अब आएगा सबसेक्शन 3। देखिए जब भी आप जुरिस्डिक्शन की बात करते हैं, चाहे आप भारतीय न्याय संहिता में बात करें, चाहे आप भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में बात करें, जुरिस्डिक्शन मतलब लागू होना, कहां कहां पे जो है भारतीय न्याय संहिता लागू होगा, जिसको आप टेरिटोरियल, है ना, क्षेत्रीय जुरिस्डिक्शन के नाम से जानते हो, और आप एक्स्ट्रा टेरिटोरियल मतलब बाह्य क्षेत्रीय जुरिस्डिक्शन के नाम से जानते हो, राइट। एक टेरिटोरियल मतलब विद इन इंडिया, ठीक है, एक आउटसाइड इंडिया भी अप्लाई होता है, राइट। तो यही चीजें जो हैं हम एप्लीकेशन में समझते हैं। थर्ड पॉइंट हमारा क्या है? एप्लीकेशन ही है, एप्लीकेशन ऑफ द एक्ट। अब आप बेरेक्ट देखेंगे तो बेरेक्ट में क्लियरली लिखा हुआ है एवरी पर्सन, सबसेक्शन 3 देखिए पहले, every person shall be liable to the punishment under this संहिता and not otherwise for every act or omission contrary to the provisions thereof of which he shall be guilty within India। कहने का मतलब क्या है? हर एक व्यक्ति जो है लाइबल होगा पनिशमेंट के लिए अंडर दिस संहिता, अगर वो कोई एक ऐसा एक्ट करता है या कोई एक ऐसा ओमिशन करता है जो भारतीय न्याय संहिता के प्रोविजंस के अगेंस्ट है, या भारतीय न्याय संहिता के प्रोविजंस को कॉन्ट्रावेन करता है या उनका उल्लंघन करता है, तो उसको भारतीय न्याय संहिता के अंदर पनिश किया जाएगा। ये सबसेक्शन 3 कहता है, सिंपल सी बात कहता है। सबसेक्शन 4 क्या कहता है? एनी पर्सन लाइबल बाय एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स इंडिया। अगर भारत में ऐसा कोई कानून है जो किसी व्यक्ति के ऊपर अप्लाई हो रहा है और उस व्यक्ति को इंडिया के अंदर जो है पनिश करने के लिए वो अलाउ कर रहा है, तो क्या होगा? टू बी ट्राइड फॉर एन ऑफेंस कमिटेड बियॉन्ड इंडिया। बियॉन्ड इंडिया आते ही ये आ गया है आपका एक्स्ट्रा टेरिटोरियल, है ना। भारत से बाहर भी अगर कोई अपराध हुआ है तो भी भारतीय न्याय संहिता उस व्यक्ति के ऊपर लगेगी, अगर इंडिया में ऐसा कानून है जो उसको कवर कर रहा है। और सबसेक्शन 5 आप देखेंगे, सबसेक्शन 5 भी यही कहता है। सबसेक्शन 5 3 पॉइंट्स पे चलता है। सबसेक्शन 5 कहता है कि भारतीय न्याय संहिता के जो प्रोविजंस हैं वो अप्लाई होंगे एक ऐसे ऑफेंस पे जो कमिट किया जाएगा, किसके द्वारा? पहला, भारत के नागरिक के द्वारा। कहां पे? किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में, दुनिया के किसी भी कोने में अगर भारत का नागरिक कोई भी अपराध कमिट करता है तो भारतीय न्याय संहिता उसके ऊपर लगेगी।
दूसरा कहता है सिटीजन नहीं है, एनी पर्सन, चाहे वो भारत का नागरिक हो चाहे वो भारत का नागरिक ना हो, लेकिन उसने जो अपराध किया है, जो उसने ऑफेंस कमिट किया है, वो एक ऐसे शिप पे किया है, ऐसे एयरक्राफ्ट पे किया है जो रजिस्टर्ड है इंडिया के अंदर। ये इंपॉर्टेंट याद रखना है आपको। और तीसरा कहता है एनी पर्सन, अगेन एनी पर्सन इन एनी प्लेस, मतलब इंडिया से बाहर कहीं पे भी दुनिया के किसी भी कोने में बैठा हो और उसने एक ऐसा ऑफेंस किया है जो आईटी से रिलेटेड है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, और उसने क्या किया है, उसने टारगेट किया है एक ऐसे कंप्यूटर रिसोर्स को जो इंडिया में लोकेटेड है। सपोज आपका फोन हैक कर लिया किसी ने जो दुबई में बैठा है, यूएस में बैठा है, उस यूएस में जो बैठा है एक बहुत बड़ा हैकर है, उसने पूरा का पूरा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का सर्वर हैक कर लिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट हैक कर ली है, तो क्या उसके ऊपर भारतीय न्याय संहिता लगेगी? जी हां, सेक्शन 1 सब सेक्शन 5 यही कहता है कि भारतीय न्याय संहिता उसके ऊपर लगेगी। एक्सप्लेनेशन में एक सिंपल सी बात की गई है कि भैया इस सेक्शन के अंदर जो आपने ऑफेंस पढ़ा है, ऑफेंस क्या होता है? ऑफेंस इंक्लूड करेगा हर एक वो एक्ट जो आप इंडिया से बाहर भी कमिट करेंगे, और वही एक्ट अगर आपने इंडिया में किया होता तो वो अपराध होता। तो सिंपल सी डेफिनेशन है यहां पे। अब देखिए एक इलस्ट्रेशन दी हुई है, एक सिटीजन है इंडिया का जो मर्डर करता है इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया, मतलब भारतीय नागरिक इंडिया के बाहर जाके कोई अपराध कर रहा है। नागरिक कहां का है? भारत का है। इंडिया से बाहर जाके कोई अपराध कर रहा है तो क्या भारतीय न्याय संहिता लगेगी? से यस और नो? डेफिनेटली लगेगी, क्योंकि भारतीय न्याय संहिता का सबसेक्शन 5 सेक्शन 1 का एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन की बात करता है और कहता है एनी सिटीजन ऑफ इंडिया, है ना, एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत से बाहर कमिट करोगे तो लगेंगे हम। ही कैन बी ट्राइड एंड कन्विक्टेड फॉर मर्डर इन एनी प्लेस इन इंडिया इन विच ही मे बी फाउंड। लेकिन सबसेक्शन 6 जो है ये सेविंग है। सेविंग का मतलब क्या होता है कि भारतीय न्याय संहिता कहां नहीं लगेगी, यह भी आपसे पूछा जा सकता है। कहां नहीं लगेगी भारतीय न्याय संहिता? देखिए भारतीय न्याय संहिता के जितने सारे प्रोविजंस आप लोग पढ़ेंगे ये कहां अप्लाई नहीं होंगे? ये वहां अप्लाई नहीं होंगे जहां कोई एक ऐसा कानून जो म्यूटेनी, जो डेजर्शन, ठीक है, किसका? ऑफिसर्स का, सोल्जर्स का, सेलर्स का, एयरमैन का, जो सर्विस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में है, या प्रोविजंस जो स्पेशल और लोकल लॉज के अंदर हैं। तो जो आर्मी से रिलेटेड एक्ट हैं, नेवी से रिलेटेड जो एक्ट है, एयरफोर्स से रिलेटेड जो एक्ट हैं, वहां पे भारतीय न्याय संहिता के प्रोविजंस अप्लाई नहीं होंगे। क्या स्पेशल लॉ पे भारतीय न्याय संहिता अप्लाई होगा? नहीं होगा। क्या लोकल लॉ पे होगा? नहीं होगा। तो 3 मोटे मोटे एक्सेप्शंस हैं। पहला, स्पेशल लॉ पे भारतीय न्याय संहिता नहीं लगेगी। दूसरा, लोकल लॉ पे नहीं लगेगी। तीसरा, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स से रिलेटेड जो भी ऐसे कानून है जो पनिश करते म्यूटेनी के लिए, डिजर्शन के लिए, राजद्रोह के लिए या भगोड़ापन के लिए, तो उनके ऊपर भी भारतीय न्याय संहिता के कानून नहीं लगेंगे। राइट जी, ये है हमारा टेरिटोरियल, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल, दोनों चीजें हमने पढ़ ली है। टेरिटोरियल, कोई भी हर एक पर्सन लायबल होगा एक्ट और ओमिशन, अगर इंडिया में है वो, चाहे वो भारत का नागरिक है या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप हिंदुस्तान की जमीन पे अगर कोई आप अपराध करेंगे तो भारतीय न्याय संहिता आपके ऊपर लगेगी, है ना। लागू होना क्षेत्रीय, भारत के भीतर संहिता के विपरीत किए गए कर्मलोप के लिए हर व्यक्ति दंडनीय है। और एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन की बात करूं मैं, जो हम कहते हैं बाह्य क्षेत्रीय, देखिए मेरी हिंदी थोड़ी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों के लिए एफर्ट्स कर रहा हूं, क्योंकि काफी सारे बच्चे जो हैं हिंदी माध्यम के क्लास में बैठे हुए हैं, तो बच्चों की डिमांड थी कि सर हिंदी में भी कुछ करवाइएगा, तो हिंदी में लेके आए हूं आप लोगों के लिए, यही रिवाइज करके जाना है। भारत के बाहर किए गए अपराधों पर लागू होगा। कब लागू होगा? यदि भारतीय नागरिक है या फिर भारत में पंजीकृत जहाज, विमान पर कोई व्यक्ति कहीं का भी हो सकता है, और वो जहाज और विमान दुनिया की किसी भी कोने में हो सकता है, लेकिन रजिस्टर्ड इंडिया में होना चाहिए। या फिर भारत में स्थित कंप्यूटर संसाधन को लक्ष्य करने वाला कोई भी व्यक्ति, इनके ऊपर भारतीय न्याय संहिता की एप्लीकेशन होगी और भारतीय न्याय संहिता के अकॉर्डिंग इनको पनिश किया जाएगा। राइट जी, हमने इलस्ट्रेशन पढ़ लिया है, ठीक है। चलिए, तो सेक्शन 1 हो गया है। अब सेक्शन 1 से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है एग्जाम यहाँ पे हमारे बेरेक्ट, इसमें जो प्रैक्टिस में आप लोग आंसर कीजिएगा। चलिए, हाँ, पहला क्वेश्चन है, क्या होगा राइट आंसर बताओ? प्रैक्टिस साथ के साथ में, व्हाट इज द शॉर्ट टाइटल ऑफ न्यू क्रिमिनल लॉ विच रिप्लेस द आईपीसी? जल्दी बताइए, साथ के साथ में प्रैक्टिस करते चलेंगे, आगे बढ़ेंगे।
कोई बी कह रहा है, कोई सी कह रहा है। राइट आंसर क्या है? आईपीसी स्पेसिफिकली पूछा गया है, तो राइट आंसर होगा भारतीय न्याय संहिता, सी राइट आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। बताइए, व्हेन डिड दी भारतीय न्याय संहिता कम इनटू फोर्स? भारतीय न्याय संहिता कब जो है आपके एनफोर्समेंट में आई? 25 दिसंबर 2023, 23 फरवरी 2024, 1 जुलाई 2024, या अभी तक नहीं आई है, या अभी तक नहीं आई है? बताइए सेकंड का क्या राइट आंसर होगा? वेरी गुड, एक्टिव पार्टिसिपेशन। साथ के साथ पूरी भारतीय न्याय संहिता याद करवाने का काम करूंगा मैं आप सबको। आप लोग निश्चिंत रहें, बेफिक्र रहें, जैसे जैसे करवा रहे हैं वैसे वैसे करते जाएं। तुम्हारे भारतीय न्याय संहिता में अगर 30 क्वेश्चंस आएंगे तो 28 क्वेश्चंस ठीक करवाने की जिम्मेवारी मेरी है जी। कब हुआ? 1 जुलाई को, 1 जुलाई 2024, याद रखिएगा। साथ के साथ मुझे यहां पे डेट ऑफ एसेंट भी बता दो। ये तो कम इनटू फोर्स पूछा है, डेट ऑफ एसेंट क्या रही है? डेट ऑफ एसेंट भी यहां पे दी हुई है ना। 1 जुलाई 2024 तो है एनफोर्समेंट की डेट, और 25 दिसंबर 2000 ये डेट ऑफ एसेंट है। ठीक है जी, हो गया याद? बहुत बढ़िया, शानदार। आगे चलते हैं। सेक्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 3, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 1 सबसेक्शन 3, सबसेक्शन 3, देखिए सबसेक्शन 3 किसकी बात करता है? क्षेत्रीय जुरिस्डिक्शन की बात करता है, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, इंडिया के अंदर, है ना। हु इज लायबल विद इन इंडिया फॉर एक्ट्स और ओमिशन कंट्री टू इट्स प्रोविजन? अगर आप भारत में हो तो भारत में कौन लायबल होगा? क्या सिर्फ भारत के सिटीजन लायबल होंगे, या सिर्फ अडल्ट लायबल होंगे, या प्रत्येक व्यक्ति लायबल होगा, या सिर्फ ओनली रेसिडेंट ऑफ इंडिया लायबल होगा? बताइए थर्ड का क्या होगा राइट आंसर? बहुत बढ़िया, शानदार, प्रत्येक व्यक्ति जो है वो लायबल होगा, एवरी पर्सन इज लायबल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इफ एन इंडियन सिटीजन, देखिए इंडियन सिटीजन लिखा हुआ है, भारतीय नागरिक अगर कमिट करता है मर्डर इन ए फॉरेन कंट्री, कैन दे बी ट्राइड एंड कन्विक्टेड इन इंडिया अंडर भारतीय न्याय संहिता? भारतीय नागरिक, यदि भारतीय नागरिक विदेश में हत्या करता है तो क्या भारतीय न्याय संहिता के तहत भारत में मुकदमा चल सकता है? नहीं चल सकता है, यस, या ओनली विद द कंट्रीज कंसेंट? थर्ड का, फोर्थ का क्या होगा राइट आंसर? एवरीवन इन द क्लास, सब बच्चा आंसर करेगा। आंसर करोगे तभी चीजें याद होती हैं, है ना। बिल्कुल चल सकता है, कहीं पे भी चल सकता है। हमने पढ़ा एनीवेयर इन इंडिया वेयर दे आर फाउंड, हाँ भारत में जहां भी पाए जाएंगे वहीं पे उनके ऊपर जो है ट्रायल चल सकता है ना। इस चीज से फर्क नहीं पड़ता है विक्टिम इंडियन है या नहीं है, क्योंकि जो अक्यूज्ड है वो भारतीय नागरिक है। बेटा भारतीय नागरिक होना जरूरी है। आप विक्टिम की तरफ क्यों जा रहे हो? विक्टिम का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, विक्टिम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। जिसने अपराध किया है अगर वो भारतीय नागरिक है तो उसके ऊपर भारतीय न्याय संहिता 100% लगेगी। विक्टिम चाहे फॉरेन का ही क्यों ना हो, उससे कोई लेना देना नहीं है हमें। यहां पे विक्टिम का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। वेरी गुड, नेक्स्ट आप देखिए, विच इज नॉट एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड एज ए केस वेयर भारतीय न्याय संहिता 2023 अप्लाइज बियॉन्ड इंडिया। बताइए, दो ऑप्शंस यहां पे दिए हुए हैं, दो ऑप्शंस हमारे नीचे मिलेंगे हमें। अच्छा क्वेश्चन है, लीजिए मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूं ताकि सारे ऑप्शंस आपको दिख जाएं। नजर आ रहा है? नहीं, ज्यादा छोटा हो गया, नजर नहीं आएगा ऐसे। अब आ रहा है? हाँ, चलिए देख लीजिए। कौन सा मामला स्पष्ट रूप से उल्लेखित नहीं है कि भारतीय न्याय संहिता 2023 भारत के बाहर लागू होगा? पहला, बाय एनी सिटीजन ऑफ इंडिया अब्रोड, भारत के किसी भी नागरिक द्वारा विदेश में। बाय एनी पर्सन ऑन एन इंडियन रजिस्टर्ड शिप एयरक्राफ्ट, ये तो हमने पढ़ा है। तीसरा देखते हैं, बाय एनी पर्सन अब्रोड टारगेटिंग ए कंप्यूटर रिसोर्स इन इंडिया, ये भी सही है। बाय ए फॉरेन नेशनल टारगेटिंग एन इंडियन सिटीजन रिजाइडिंग अब्रोड, डी 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 डी, बिल्कुल सही है, डी राइट आंसर है जी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। बस इतने ही है फिर तो। अब ये डेफिनेशन से स्टार्ट हो गए हैं, फिर ये डेफिनेशन से स्टार्ट हो गए हैं, बस इतने ही है, फिर डेफिनेशन से स्टार्ट हो गए हैं हमारे। आगे हम लोग चलते हैं। ये एक्स्ट्रा नोट्स हैं, जिसको थोड़ा बहुत डाउट हो, थोड़ा सा डिटेल में भी मैंने आपको प्रोवाइड किए एक्स्ट्रा नोट्स सेक्शन 1 की। डेफिनेशन पे आ जाइए, सेक्शन 2 पे आ जाइए।
सेक्शन 2 पे आ जाइए। अब डेफिनेशंस हम करेंगे, डेफिनेशन जल्दी जल्दी हो जाएंगी हमारी, है ना। मेजर डेफिनेशंस मैंने अलग से हाईलाइट की हुई हैं, जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस वो यहाँ पे हैं। एक्ट, एनिमल, चाइल्ड, काउंटरफिट, डिसऑनेस्टली, डॉक्यूमेंट, है ना, ये इंपॉर्टेंट हैं अलग से यहाँ पे। और जो बेरेक्ट से करवाऊंगा वो सारी रेगुलर डेफिनेशंस जो हैं। आइए जी, डेफिनेशंस देख लेते हैं, मोटी मोटी नजर मारनी है और डेफिनेशंस के याद रखने हैं। ठीक है, ठीक है जी, चलिए आगे आइए। सबसेक्शन 4 बेटा एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन की बात करता है वीर प्रताप जी, कि इंडिया से बाहर अगर आप कोई अपराध करेंगे और भारत में कोई एक ऐसा कानून है जो उस चीज को कवर करता होगा तो आपके ऊपर लग जाएगा। एक बार फिर बता दीजिए, कौन सा बताऊं भाई, दोबारा से बताओ, एक बार फिर बता दीजिए। लास्ट वाला कौन सा, लास्ट वाला कौन सा बताऊं? सबसेक्शन 4 तो एक्स्ट्रा टेरिट, देखो सबसेक्शन 4 क्या कहता है, एनी पर्सन लायबल बाई एनी लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स इन इंडिया। अगर भारत में एग्जांपल दे देता हूं आपको, तुम्हें सबसेक्शन 4 में डाउट आ रहा है, टेंशन नहीं। सबसेक्शन 4 एग्जांपल से समझ लो फटाक से, ठीक है। एक अमित नाम का व्यक्ति है जो इंडियन सिटीजन है, एक किसी दूसरे इंडियन को नेपाल में मार देता है बिजनेस ट्रिप पे, इंडिया में नहीं है, इंडिया से बाहर है, इंडियन सिटीजन को मार देता है नेपाल में बिजनेस ट्रिप पे। मर्डर ऑफेंस है भारतीय न्याय संहिता में। भारतीय न्याय संहिता के प्रोविजंस अगर अलाउ कर रहे होंगे ट्रायल फॉर द मर्डर कमिटेड अब्रॉड बाय इंडियन सिटीजन्स, तो अमित को ट्राई किया जा सकता है इंडिया में भारतीय न्याय संहिता के अकॉर्डिंग, उस प्रकार से जिस प्रकार से कि अगर वो इंडिया में रहते हुए अपराध करता तो। अब दूसरा, एलेक्स जो एक सिटीजन रशिया का है, हैक करता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सर्वर फ्रॉम मॉस्को एंड स्टील कर लेता है कस्टमर डाटा। अगर आईटी एक्ट कानून होना जरूरी है, सबसेक्शन 4 यही कहता है कि अगर कानून है आपके पास कोई जो उस व्यक्ति को कवर कर सकता है तो भारतीय न्याय संहिता लगेगी, अगर ऐसा कोई कानून नहीं है इंडिया के अंदर तो नहीं लगेगी। ये लिखा हुआ ना, ये वाली लाइन देखिए, एनी पर्सन लायबल बाय एनी लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स इन इंडिया, एनी लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स इन इंडिया। आईटी एक्ट अगर अलाउ करेगा कि भाई प्रोसिक्यूशन होना चाहिए साइबर क्राइम का, जिन्होंने टारगेट किया इंडियन रिसोर्सेज को, ये क्राइम है पनिशेबल अंडर इंडियन लॉ, तो एलेक्स के ऊपर भारतीय न्याय संहिता लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। ही कैन बी डेल्ट विद इन इंडिया एज इफ कमिटेड, और जब इंडियन लॉ लगेगा तो हम तो यही मान के चलेंगे आपने भारत में रहते हुए ही वो अपराध किया है। क्लियर हो गया? क्या नाम है आपका? वीर प्रताप सिंह। सॉर्टेड है बेटा। चलें आगे, चलिए डेफिनेशंस पे आ जाते हैं, डेफिनेशंस पे आ जाते हैं। ये डिटेल्ड नोट्स भी दे रहा हूं मैं आपको, अगर किसी बच्चे को बिल्कुल डिटेल्स में रिवीजन करनी हो एग्जाम्पल के साथ कर सकते हो, लेकिन डिटेल में मत जाना। ये नोट्स मैं डिटेल में इसलिए दे रहा हूं कि आप जब मेंस की तैयारी करोगे ना, यही नोट्स आपके काम आएंगे। फिर ये देखो पूरे, ये सेक्शन 1 के ऊपर पूरे डिटेल में नोट्स हैं, ये पूरे मिलेंगे आपको। लेकिन यूपी एपीओ प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने के लिए ये अपने आप में सफिशिएंट है। बस ये एक पेज मोर देन सफिशिएंट है यूपी एपीओ प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है, आइए डेफिनेशंस करते हैं। देखिए समय कम है ना। एक्ट क्या होता है? एक्ट होता है सीरीज ऑफ एक्ट, एक सिंगल एक्ट भी होगा और एक से ज्यादा अधिक एक्ट करोगे उसको भी हम एक्ट ही काउंट करते हैं। तो यहां पे आपको पता है यहां पे क्या याद रखना है, ये याद रखने सेक्शंस, कौन से सेक्शन में एक्ट की डेफिनेशन है। क्लास के बाद ऑटोमेटिकली आपकी, जहां पे आप क्लास देखते हो आपकी ऐप में ऑटोमेटिकली नोट्स अपलोड हो जाते हैं, उसमें कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, सारे नोट्स ऑटोमेटिकली मिल जाते हैं। एनिमल का मतलब क्या होता है? कोई भी लिविंग क्रिएचर ह्यूमन बींग्स को छोड़ के, अदर देन ह्यूमन बींग्स। ये सारी डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, क्लैरिटी मिल जाएगी, है ना। ध्यान से सुनते जाओ, समझते जाओ। चाइल्ड याद रखना इंपॉर्टेंट है। चाइल्ड कोई भी पर्सन जिसकी उम्र 18 साल से कम है, ये ध्यान रखने वाली है। बालक कौन होगा? जिसकी उम्र 18 साल से कम है। अब आता है सबसेक्शन 4 काउंटरफिट। काउंटरफिट क्या होता है जी? कोई बताना चाहेगा मुझे काउंटरफिट क्या होता है? कुट रचना होती है हिंदी में, कुट रचना, है ना। धोखा देने के लिए समानता उत्पन्न करना, राइट, समानता उत्पन्न करना। सटीक प्राकृतिक आवश्यक नहीं है कि एज इट इज हो, हूबहू वो जरूरी नहीं है, लेकिन आप उसको थोड़ा सा सिमिलर सा बनाने की कोशिश कर रहे हो, उसको हम काउंटरफिट बोलते हैं। थोड़ा सा
डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे। कब कहेंगे कि किसी व्यक्ति ने काउंटरफिट किया है? जब वो क्या करेगा, एक थिंग को, एक वस्तु को, है ना, रिजेंबल करेगा, समानता देगा अनदर थिंग की तरह। जैसे एक ये आईफोन है, आईफोन कैसे बनता है भाई? ये कटा हुआ एप्पल होता है कि आईफोन? ये आईफोन है, मैं एक और ऐसा का ऐसा बनाने का प्रयास कर रहा हूं, सिमिलर सा। एनी पर्सन में तो सब कुछ इंक्लूड होता है बेटा, एनी पर्सन लिखा हुआ है। क्या नाम है आपका? निशा। एनी पर्सन लिखा हुआ है, पर्सन तो सब कुछ होगा ना, मैन हो, मेल हो, फीमेल हो, एनी पर्सन मतलब एनी पर्सन। उसमें तो मैन, चाइल्ड में वुमेन और मैन का तो कोई चक्कर ही नहीं है बेटा। एनी पर्सन, जिसकी, कोई भी व्यक्ति विशेष हो सकता है, महिला हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, जिसकी उम्र 18 साल से नीचे, वो बच्चा है। यह लिखा हुआ है आराम से। जो समझने वाली चीज है वो समझो, आप ऐसे क्वेश्चंस करोगे तो कैसे काम चलेगा, है ना। चलिए, इंटेंडिंग बाय मीन्स ऑफ डेट रिसेंबल टू प्रैक्टिस डिसेप्शन और नोइंग इट टू बी लाइकली डेट डिसेप्शन विल देयर बाय बी प्रैक्टिस। काउंटरफिट क्यों कर रहे हो भाई? क्योंकि आप चाहते हो, क्या चाहते हो? धोखा करना चाहते हो किसी के साथ, राइट। क्या करना चाहते हो? धोखा देने के लिए समानता उत्पन्न करना ही काउंटरफिट है। जैसे 500 रुपए का नकली नोट, जो लोगों को आप देके उनके साथ छल कर सके, ठीक है। आएगा आएगा, तुम लोग है ना, थोड़ा सा सब्र करो, सारी चीजें आएंगी, आगे पढ़ेंगे पर्सन में क्या क्या इंक्लूड होगा। तो ये देखिए, एक्सप्लेनेशन नंबर कहती है ये जरूरी नहीं है कि काउंटर फिटिंग इमिटेशन एग्जैक्ट हो। एग्जैक्ट मतलब हूबहू हो, ये जरूरी नहीं है कि बिल्कुल हूबहू हो, सेम टू सेम हो, वो रिक्वायर्ड नहीं, राइट। एक्सप्लेनेशन 2 क्या कहती है? व्हेन ए पर्सन कॉजेज वन थिंग टू रिजेंबल अनदर थिंग एंड द रिजेंबलेंस इज सच दैट ए पर्सन माइट बी डिसीव्ड। इसको हाईलाइट करना है, पर्सन माइट बी डिसीव्ड देयर बाय, कि आपने एक चीज दूसरी चीज की तरह बनाने की कोशिश की और बना रहे हो, और उससे सामने वाले व्यक्ति के साथ धोखा हो सकता है। सामने वाले व्यक्ति के साथ ऐसा लगता है कि सामने वाले व्यक्ति के साथ धोखा हो सकता है, देन ये प्रिज्यूम कर लिया जाएगा जब तक कंट्रेरी प्रूव ना हो जाए। कंट्री मतलब विपरीत एविडेंसेस ना आ जाए, ये मान के चला जाएगा दैट द पर्सन सो कॉजिंग वन थिंग टू रिजेंबल द अदर थिंग इंटेंडेड बाय मींस ऑफ दैट रिजेंबलेंस टू प्रैक्टिस डिसेप्शन न्यू इट लाइकली दैट डिसेप्शन वुड बी देयर बाय प्रैक्टिस। भैया जिस व्यक्ति ने उसको बनाया है, हूबहू रिजेंबल किया है, वो इस नियत से किया है कि वो सामने वाले को धोखा दे सके। इंटेंशन होनी बहुत जरूरी है, आपकी नीयत होनी बहुत जरूरी है। यही बार बार मैं आपको कह रहा हूं, धोखा देने के लिए समानता उत्पन्न करना, उसी को हम बोलते हैं काउंटरफिट, उसी को हम बोलते हैं कूट रचना। समझ में आ गया? क्लियरिटी मिल गई है क्या होता है काउंटरफिट? यहां पे कोई क्वेश्चन है हमारे देखिए, एक क्वेश्चन ये एनिमल वाला देख लेते हैं साथ। एनिमल अंडर द भारतीय न्याय संहिता इज डिफाइंड एज, किस प्रकार से डिफाइन किया गया है? एनी क्रिएचर इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग नहीं है, एनी नॉन ह्यूमन लिविंग क्रिएचर यूज्ड फॉर वर्क नहीं है, एनी लिविंग क्रिएचर अदर देन ए ह्यूमन बीइंग, या डोमेस्टिक एनिमल्स ओनली। एनिमल बताइए, जल्दी बताओ, आई नीड एक्टिव पार्टिसिपेशन बेटा, फटाफट बताओ क्वेश्चन नंबर 6 का क्या आंसर होगा। पूरी सीक्वेंस में लगा के लाया हूं आप लोगों को शानदार तैयारी करवाने के लिए। टाइम कम है, तुरंत आंसर आना चाहिए सेकंडों के हिसाब से। एक्टिव रहो बिल्कुल, कमेंट्स के ऊपर अपनी उंगलियां रखो। एनिमल, एनी लिविंग क्रिएचर अदर देन ए ह्यूमन बीइंग। क्वेश्चंस भी बता रहा हूं कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब देखिए, व्हाट इज द एज डिफाइंड ऑफ ए चाइल्ड अंडर भारतीय न्याय संहिता, है ना। बालक की आयु सीमा क्या है? अंडर 7 ईयर्स, बिटवीन 7 to 12 ईयर्स, बिलो 18 ईयर्स, बिलो 16 ईयर्स। आपको यहां से क्लैरिटी मिलेगी क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे, फिर फालतू के क्वेश्चंस तुम्हारे दिमाग में भी नहीं आएंगे, है ना। क्लैरिटी मिल जाती है ना कि जो मैं पढ़ रहा हूं, जो मैंने डेफिनेशन, उससे कैसा क्वेश्चन आएगा, ऐसा क्वेश्चन आएगा। क्या है उम्र? बिलो 18 ईयर्स। वो ये नहीं पूछेंगे कि मेल है फीमेल है, वो तुम्हारे दिमाग की उपज है। ठीक है, वो तुम्हारे दिमाग की उपज है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन 8 क्या कह रहा है? अ पर्सन काउंटरफिट्स इफ दे कॉजेज वन थिंग टू रिजेंबल अनदर विद इंटेंट टू। बताइए राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 8 का?
सो द राइट आंसर इज बी, प्रैक्टिस डिसेप्शन और नॉलेज डिसेप्शन इज लाइकली। यही है ना, इंप्रूव अपीयरेंस नहीं है, एजुकेशन नहीं है, ये नहीं है, एग्जैक्ट इमिटेशन तो होना ही नहीं चाहिए। बी इज द राइट आंसर, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच इज नॉट एसेंशियल। देखो नॉट एसेंशियल, क्या एसेंशियल नहीं है? कूट रचना के लिए क्या आवश्यक नहीं है? इंटेंशन टू डिसीव, नॉलेज डिसेप्शन इज लाइकली, एग्जैक्ट इमिटेशन, कॉजिंग रिसेम्बलेंस, वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल सही है, एग्जैक्ट इमिटेशन नहीं चाहिए। अब बाकी के आगे वाले क्वेश्चन से अभी नहीं करेंगे। अब बताओ, आसान है भारतीय न्याय संहिता, कर लोगे? साथ के साथ में तुम्हें पता लग रहा है कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। सॉर्टेड। अब काउंटर फीड से हमने 2-3 क्वेश्चन पूछ लिए आपसे। आनंद आ रहा है क्लास में? लग रहा है कर दोगे अब की बार कार्रवाई? चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है जी। जहां से कोई क्वेश्चन नहीं बनता वहां से हमने भी जबरदस्ती की नहीं है बनाने की। कोर्ट की सिर्फ और सिर्फ आपको इंटरनल पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है, हेडिंग पढ़नी है। कोर्ट का मतलब क्या होता है? जज साहब, जिनको एम्पावर किया गया है लॉ के द्वारा, कानून के द्वारा, कि आप जुडिशियली एक्ट करेंगे, या बॉडी ऑफ जजेस जिनको एम्पावर किया गया लॉ के द्वारा कि आप जुडिशियली एक्ट करेंगे। अगर कल को आप जज बन जाते हो तो आप कोर्ट की डेफिनेशन में फॉलो करोगे, ठीक है जी। तो इसको ज्यादा तवज्जो नहीं देनी है। डेथ, हेडिंग, हाँ सेक्शन जरूर याद रखना है। डेथ का मतलब क्या होगा? ह्यूमन बीइंग की मृत्यु, अनलेस द कंट्री अपीयर्स फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट, छोड़ दीजिए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है भैया। डिसऑनेस्टली क्या होता है? डिसऑनेस्टली का क्या मतलब, क्या मतलब होता है डिसऑनेस्टली का? ये है डिसऑनेस्टली, दो साथ में, बेईमानी से, सदोष अभिलाप। देखिए आज हम हिंदी पढ़ा रहे हैं, मैं पहली बार ही भारतीय न्याय संहिता हिंदी में पढ़ा रहा हूं क्योंकि बच्चों ने डिमांड किया कि हिंदी में भी आप सर नोट्स दीजिए। तो दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम इन माय करियर। लास्ट 10 सालों से मैंने आज तक कभी हिंदी में भारतीय न्याय संहिता आईपीसी कुछ नहीं पढ़ाया, आज पहली बार हिंदी में पढ़ा रहा हूं, क्योंकि इंग्लिश में तो मैं पढ़ाता रहता हूं, हिंदी में आज पहली बार पढ़ा रहा हूं। बेईमानी से सदोष अभिलाप प्राप्त करने या सदोष हानि कराने का आशय, है ना, बटुआ लेकर पैसे रख लेना, ये क्या होता है? डिसऑनेस्टली। मतलब इंटेंशन क्या है? रॉन्गफुल गेन करने की। रॉन्गफुल गेन इज द इंपॉर्टेंट वर्ड। एक व्यक्ति को और रॉन्गफुल लॉस करने की अनदर व्यक्ति को, इसको बोलते हैं डिसऑनेस्टली। डूइंग एनीथिंग, कोई भी आप कार्य कर रहे हैं एक इंटेंशन के साथ, नियत क्या है कि किसी व्यक्ति को एक मुनाफा करवाना है, रॉन्गफुल गेन करवाना है, और किसी व्यक्ति को रॉन्गफुल लॉस करवाना है, उसको हम बोलते हैं डिसऑनेस्टली। क्या बोलते हैं? डिसऑनेस्टली बोलते हैं। अब डॉक्यूमेंट की कोई डेफिनेशन सिंपल सी है, ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम में भी आप पढ़ोगे, कुछ ज्यादा इतनी टेक्निकल नहीं है, सिंपल सा है। डॉक्यूमेंट का मतलब क्या होता है? देखिए डॉक्यूमेंट का मतलब होता है जिसके ऊपर आप कोई भी मैटर एक्सप्रेस करते हो, डिस्क्राइब करते हो, किसी भी सब्सटेंस के ऊपर, एनी सब्सटेंस। अब यहां पे जो ध्यान रखने वाली चीज है, लेटर्स के थ्रू, फिगर्स के थ्रू, मार्क्स के थ्रू, या इनके कॉम्बिनेशन के थ्रू। और अब जो भारतीय न्याय संहिता में ऐड ऑन किया गया डॉक्यूमेंट के अंदर, अब आपके इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल रिकॉर्ड्स को भी डॉक्यूमेंट ही कंसीडर किया जाएगा, जिनको आप यूज करना चाहते हैं एविडेंस के तौर पे। तो यहां से क्वेश्चन क्या बन सकता है? क्या इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड्स भी डॉक्यूमेंट है? बिल्कुल है जी, बिल्कुल है ना। एक्सप्लेनेशन क्या कहता है कि ये इमटेरियल होगा कि क्या मींस आपने यूज किया है, किस सब्सटेंस के ऊपर आपने कोई लेटर लिखा है, फिगर लिखा है, या मार्क्स लिखा है ना। क्या एविडेंस इंटेंडेड था कोर्ट में यूज करने के लिए या नहीं, इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। डॉक्यूमेंट मतलब अगर मैं इस बोर्ड के ऊपर भी कुछ लिख रहा हूं तो ये भी एक डॉक्यूमेंट है। आपके पास व्हाट्सएप में आप किसी को मैसेज लिख रहे हो, वो भी एक डॉक्यूमेंट है। अगर आप आसमान में कुछ लिखने का प्रयास कर रहे हो लेकिन वो थोड़ा सा असंभव है, वो भी एक डॉक्यूमेंट है। एनी सब्सटेंस मतलब एनी सब्सटेंस, जमीन हो, आसमान हो, पानी हो, समुंदर हो, पहाड़ हो, पर्वत हो, दीवारें हो, कुछ भी हो, ठीक है। क्लियर बेटा? बेटा डिसऑनेस्टली सिंपल सा है, आपका पैसा, आपका पर्स, आपका मोबाइल मैंने चुरा लिया, उठा लिया, उस मोबाइल को मैंने किसी और को बेच दिया या किसी और को दे दिया, तुम्हें हुआ रॉन्गफुल लॉस, ठीक है, मुझे हुआ रॉन्गफुल गेन। रॉन्गफुल गेन क्या होता है? एक ऐसा व्यक्ति वो उस वस्तु को यूज कर रहा है जिसके लिए वो लीगली एंटाइटल्ड नहीं है, राइट। और रॉन्गफुल लॉस क्या होता है? एक ऐसा व्यक्ति जो उस
वस्तु को यूज करने के लिए कानूनी तौर पे एंटाइटल्ड था लेकिन वो उसको यूज नहीं कर पा रहा है, इसको बोलते हैं डिसऑनेस्टली। निशा राठौर जी, क्लियर है बेटा? ठीक है ना? डिसऑनेस्टली सिंपल सा है, बेईमानी से बटुआ लेकर पैसे रख लेना, किसी और के पैसे आपने रख लिए। क्या आप लीगली एंटाइटल थे वो पैसे रखने के लिए? नहीं थे। आपने क्या किया? उसको रॉन्गफुल लॉस कर दिया, क्योंकि वो था ना लीगली एंटाइटल। तो अगर 10,000 रुपए आपको सैलरी मिलेगी, ठीक है, आप जॉब करते हो, 10,000 रुपए आपको सैलरी मिल रही है, तो वो सैलरी लेने के लिए कानूनी अधिकार किसका है? आपका है। आपको जैसे ही सैलरी मिली, आपकी सैलरी मैंने उड़ा ली, आपने पर्स में डाली, मैं पर्स से निकाल के ले गया, तो आपको रॉन्गफुल लॉस हुआ, मेरे को रॉन्गफुल गेन हुआ। ठीक है, तो रॉन्गफुल लॉस, जो लीगली एंटाइटल था उस सैलरी को रखने के लिए, वो उसको नहीं रख पाया। रॉन्गफुल गेन, जो लीगली एंटाइटल नहीं था वो उसको ले गया। ये होता है डिसऑनेस्टली। ठीक है, डिसऑनेस्टली में एसेंशियल चीज है रॉन्गफुल गेन एंड रॉन्गफुल लॉस, बस यही ध्यान रखना है निशा। ठीक है, इससे ज्यादा ध्यान रखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब आइए आगे। ये सारे इलस्ट्रेशंस हैं कि भाई कोई राइटिंग एक्सप्रेस कर रहे हो, टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लिख रहे हो जिसको एविडेंस के तौर पे यूज किया जाएगा, डॉक्यूमेंट है। एक चेक है बैंक का, वो भी एक डॉक्यूमेंट है। पावर ऑफ अटॉर्नी, वकालतनामा भी एक डॉक्यूमेंट है। मैप है, प्लान है, जिनको यूज किया जा रहा है एविडेंस के तौर पे, वो भी डॉक्यूमेंट है। राइटिंग डायरेक्शंस, इंस्ट्रक्शंस, वो भी एक डॉक्यूमेंट है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन नंबर 2 बिजनेस की बातें करती है, अदर यूजेस की बातें करती है। कोई भी चीज एक्सप्रेस की आपने लेटर्स के थ्रू, फिगर्स के थ्रू, मार्क्स के थ्रू, अगर वो किसी मर्केंटाइल या अदर यूज के द्वारा एक्सप्रेस की जा रही है, एक्सप्लेन की जा रही है, तो हम उसको भी ये मान के चलेंगे कि वो लेटर्स, फिगर्स, मार्क्स है। राइट, दिस इज नॉट सो मच रेलेवेंट। आगे आइए, फ्रॉडुलेंटली पे आइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी। क्या हो गया? रुको भाई रुको। आप फ्रॉडुलेंटली पे आइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्या चीज ध्यान रखनी है? एक तो सेक्शन याद रखना है, एक याद रखना है ये इंटेंशन टू डिफ्रॉड। बस, इंटेंशन टू डिफ्रॉड। कोई भी काम आप कर रहे हो एक ऐसी नीयत के साथ कर रहे हो सामने वाले को धोखा देने के लिए, वो है फ्रॉडुलेंटली। आगे लिख दिया बट नॉट अदरवाइज। अगर इंटेंशन टू डिफ्रॉड नहीं है तो वो फ्रॉडुलेंट नहीं है, अगर इंटेंशन टू डिफ्रॉड है तो फ्रॉडुलेंट है। तो फ्रॉडुलेंट मतलब कपट पूर्वक, मतलब धोखाधड़ी के आशय से। इंटेंट टू डिफ्रॉड अगर आप कोई कार्य करेंगे तो वो फ्रॉडुलेंटली में आएगा। डिसऑनेस्टली, रॉन्गफुल गेन एंड रॉन्गफुल लॉस। ठीक है जी। अब आइए कुछ क्वेश्चंस। डिसऑनेस्टली से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके सामने है। डिसऑनेस्टली मींस डूइंग एनीथिंग विद इंटेंशन ऑफ कॉजिंग। क्या कॉज करने की इंटेंशन है? फाइनेंशियल गेन टू वन सेल्फ ओनली, हार्म टू रेपुटेशन, रॉन्गफुल गेन टू वन एंड रॉन्गफुल लॉस टू अनदर। और ऑप्शन डी कहता है हमारा ओनली रॉन्गफुल लॉस टू अनदर। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, बताइए राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 10 का, फटाक से। ऐसा क्वेश्चन आएगा। और दूसरा डायरेक्ट सेक्शन पूछ लेगा कि डिसऑनेस्टली की डेफिनेशन कौन से सेक्शन में दी हुई है। वो मैंने आपको होमवर्क दे ही दिया है कि आप लोग खुद करेंगे उसको। The right answer is option number C. Wrongful gain to one and wrongful loss to another. नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू भारतीय न्याय संहिता डॉक्यूमेंट इंक्लूड्स। डॉक्यूमेंट के अंदर क्या होगा बताइए? अरे सबका आंसर सी निकल रहा है, वो तुम्हें आते हैं इसलिए निकल रहा है। अब मैं आगे के क्वेश्चंस करा दूंगा जो तुमने नहीं पढ़े हैं, कैसे निकलेगा? ये तुक्का मत मारना, पढ़ के करना है। ओनली फिजिकल पेपर्स, ओनली गवर्नमेंट इशूड सर्टिफिकेट्स, इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल, मैटर्स डिस्क्राइब्ड बाय फिगर्स ओनली। देखो ये ओनली वाले ऑप्शंस जो हैं ये ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाएंगे। राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। जानबूझ के रखे गए हैं सो दैट आप लोगों को जो है हम यहाँ पे करवा सके, क्योंकि हमारे लिए भी तो प्रॉब्लमेटिक होता है ना इनके आंसर्स फ्रेम करना, ऊपर नीचे करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो गुड फेथ से। अब आगे चलते हैं। फ्रॉडुलेंटली से हमने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा क्योंकि कोई ज्यादा सा बन नहीं रहा था। नेक्स्ट आइए डेफिनेशन।
अरे तुम्हें मजा आ रहा है ना पढ़ने में? मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है, लग रहा है तैयारी हो जाएगी बढ़िया वाली? से यस और नो इन कमेंट बॉक्स, बस कमेंट में लिख दो मजा आ रहा है सर। वो जरूरी है, आपको पढ़ने में आनंद आना चाहिए, तैयारी करने में आनंद आना चाहिए। अगर आप उसमें बिल्कुल ऐसे पूरी मगन हो जाते हो ना, फिर तैयारी शानदार होती है और बढ़िया सिलेक्शन होता है फिर। ठीक है, क्लियर बेटा? नेक्स्ट आइए, कोई बच्चा कह रहा है कि किसका एग्जाम, फ्रॉडुलेंट का एग्जांपल दे देता हूं, ये राजी। रवि क्रिएट्स ए फोर्स एलएलबी डिग्री सर्टिफिकेट एंड सबमिट्स इट टू गेट ए जॉब इन लॉ फर्म। आपने एक एलएलबी की डिग्री जो है फोर्स की, ठीक है, और उसको सबमिट कर दिया नौकरी पाने के लिए, ये है फ्रॉडुलेंट, इसको बोलते हैं फ्रॉडुलेंट। क्यों? आपकी इंटेंट थी डिफ्रॉड करने की एम्प्लॉयर को और गेन करने की। ठीक है, वाईटी पे लो वाला चैनल जो है वहां पे लाइव है, जो लाइव नहीं है उस पर शाम को आएगा। जो स्टूडेंट्स इस क्लास को डेमो के तौर पे देख रहे हैं, आप सबसे यही रिक्वेस्ट है, विनती है कि क्लास को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ज्वाइन कर लो, क्योंकि ये नोट्स बाद में लिखोगे बहुत फिर हैवी हो जाता है, फिर पुरानी चीजें कवर अप नहीं हो पाती, जो मिस हो गया वो रिकॉर्डेड मिल जाएगा। लेकिन अब आने वाली जो क्लासेस है उनको लाइव देखिए और आप लोग जो है इस बैच में एनरोल करें। ठीक है जी, फ्रॉडुलेंटली ये सारा डिटेल में मैं दे रहा हूं आपको अलग से, जो समझ में नहीं आएगा अपन समझा देंगे साथ के साथ। ठीक है ना? नेक्स्ट आइए जेंडर। देखिए अभी जेंडर क्या है, आप लोग कह रहे थे कि जेंडर के अंदर क्या होगा। ही के अंदर जो है एनी पर्सन मतलब मेल हो, फीमेल हो, ट्रांसजेंडर हो, अभी पूछ रहे थे ना आप लोग। ठीक है, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर भी है, और ट्रांसजेंडर वही मीनिंग है जो आपका सेक्शन 2 क्लोज के ऑफ द ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट एक्ट 2019 में दिया हुआ है। समझ में आ गया? गुड फेथ, गुड फेथ, गुड फेथ क्या होगा? नथिंग इज सेड टू बी डन और बिलीव्ड इन गुड फेथ विच इज डन और बिलीव्ड विदाउट ड्यू केयर एंड अटेंशन। बिना ड्यू केयर और अटेंशन के अगर कोई भी कार्य किया जाएगा तो हम उसको क्या कहेंगे? वो गुड फेथ में नहीं किया गया। क्लियर जी? गुड फेथ, गुड फेथ मतलब सद्भाव पूर्वक, उचित सावधानी ध्यान के बिना कुछ भी सद्भाव पूर्वक नहीं है। उदाहरण, ब्रेक की सही जांच ना करवाना एक क्या है? सद्भाव है, राइट? वो गुड फेथ में नहीं है। सो गुड फेथ क्या होगा? नथिंग इज इन गुड फेथ विदाउट ड्यू केयर एंड अटेंशन। जहां ड्यू केयर एंड अटेंशन नहीं है वो गुड फेथ नहीं होगा। जैसे आपकी गाड़ी के ब्रेक्स को आपने चेक नहीं किया, या आपने अपनी गाड़ी के ब्रेक्स को चेक किया तो गुड फेथ है, नहीं किया तो गुड फेथ नहीं है। नेक्स्ट आइए, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों इंक्लूडेड है, कोई ज्यादा बड़ी डेफिनेशन नहीं है। हार्बर की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। हार्बर का क्या मतलब होता है? मीनिंग नहीं दिया हुआ है, इंक्लूड बताया गया है कि हार्बर क्या होगा, है ना? हार्बर क्या होगा? हार्बर होता है गिरफ्तारी से बचने हेतु आश्रय देना किसी को, राइट? भोजन देना, धन देना, कपड़े देना, शस्त्र देना, गोला बारूद देना, परिवहन देना या सहायता प्रदान करना, उसको बोलते हैं हार्बर। हार्बरिंग ऑफेंडर हम आगे पढ़ेंगे। किसी भी व्यक्ति को सप्लाई करना, शेल्टर, फूड, ड्रिंक, मनी, क्लोथ्स, आर्म्स, एम्यूनेशन, मीन्स ऑफ कन्वीनियंस, असिस्ट करना किसी पर्सन को किसी भी प्रकार से, है ना? किसी भी प्रकार से आप उसको कर रहे हो, लेकिन क्यों कर रहे हो? कारण टू अवॉइड एप्रीहेंशन, कि उसको बचाया जा सके, उसको बचाया जा सके, उसको पुलिस ना पकड़ सके।
राइट, उसको अरेस्ट से बचाया जा सके, इसलिए आप ये सारे कार्य कर रहे हो। इवेड एप्रीहेंशन, गिरफ्तारी से बचाने हेतु, हमेशा याद रखना, गिरफ्तारी से बचाने हेतु अगर आप किसी को घर दे रहे हो, खाना दे रहे हो, पैसे दे रहे हो, गाड़ी दे रहे हो, है ना, कि भाई तू चला जा, राइट। नेक्स्ट 214 इंजरी, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती है। इंजरी कोई भी एक ऐसा हार्म, अगर मैं आपके घुमा के एक थप्पड़ मारता हूं तो क्या वो इंजरी है? बिल्कुल वो इंजरी है। मैं आपको कुछ ऐसे शब्द बोल देता हूं जो आपकी रेपुटेशन को हार्म करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, तो क्या वो इंजरी है? बिल्कुल वो भी इंजरी है। ठीक है, छतरसाल सिंह, आप भी क्लास में हैं, आ रहा है समझ में? तो यहां पे एनी हार्म हमें ध्यान रखना है, लेकिन ये इलीगली होना चाहिए, लीगली नहीं होना चाहिए। लीगली कैसे होगा? लीगली भी हो सकता है क्या? कैसे होगा? डॉक्टर साहब, जब आपको चोट लग गई है और डॉक्टर साहब आपको ऑपरेट कर रहे हैं, है ना, ऐसे काट रहे हैं, सीजिंग कर रहे हैं, आपको ऑपरेशन कर रहे हैं, तो वो तो लीगली कर रहे हैं ना, आपको बचाने के लिए। देखिए, हार्म जो है इलीगल होना चाहिए। मम्मी पापा ने डांट दिया, ठीक है, पापा ने एक थप्पड़ मार दिया, वो अलाउड है, वो कर सकते हैं, ठीक है, वो इलीगल नहीं है। कहीं कह दो मेरे मम्मी पापा तो डेली मेरे को इंजरी कर रहे हैं वो समझने वाली चीज है, ठीक है। एनी हार्म जो इलीगली आप कोज कर रहे हो किसी भी पर्सन को, एनी पर्सन वही है, एनी पर्सन, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर सब। चार चीजें, बॉडी, माइंड, रेपुटेशन या फिर प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी मूवेबल भी हो सकती है, मूवेबल भी हो सकती है। भाई मेरे यहां पे किसी ने थप्पड़ मार दिया, ये मेरी बॉडी है, दर्द हो रहा है ना। माइंड मतलब साइकोलॉजिकली आपको टॉन्ट करना कि तू तो नालायक है, कुछ नहीं करता, सारा दिन ऐसे ही घूमता रहता है, पढ़ाई कर ले, कब तेरी तैयारी होगी, कब तेरा सिलेक्शन होगा। माइंड, दिमाग में होता है ना, ऐसा होता है ना, फील होता है ना आपको कि जब साथ वाले अंकल का बेटा नौकरी लग गया और वो अंकल आके तुम्हारे घर में तुम्हारे पापा को कहते हैं, क्या यार ये तुम्हारा बेटा तो नालायक ही निकला, मेरा बेटा देखो कितना अच्छा लग गया, बढ़िया पैकेज है उसका। रेपुटेशन, रेपुटेशन मतलब इज्जत की, इज्जत का फालूदा करना, है ना। प्रॉपर्टी, आपकी प्रॉपर्टी को कोई तोड़ रहा है, फोड़ रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है, ये सब इंजरी के अंदर आएगा। याद रखना है चार चीजें, BMRP, बॉडी, माइंड, रेपुटेशन, प्रॉपर्टी, BMRP। ठीक है जी, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, क्लास में आगे बढ़ते रहो। 15 देखिए, बहुत सिंपल है, इलीगल एंड लीगली बाउंड टू डू। देखिए इलीगल क्या है, इलीगल क्या है, इलीगल क्या है, आप लोग खुद बताइए। बिना हेलमेट पहन के बाइक चलाना लीगल है, इलीगल है? हैं? गुजरात में जाके दारू पीना लीगल है, इलीगल है? दारू बेचना लीगल है, इलीगल है? देखिए इन्होंने ये कहा है कि जो इलीगल है वो कहां अप्लाई होगा, जहां पे या तो एवरीथिंग जो एक अपराध है अपने आप में, या जिसको लॉ ने प्रोहिबिट किया है, या फिर जो आपको सिविल एक्शन के ग्राउंड्स देता हो कि आप कोर्ट में जा सकते हैं, सिविल एक्शंस ले सकते हैं, वो इलीगल है। तीन चीजें हैं, ठीक है। और लीगली बाउंड क्या होगा? एंड अ पर्सन सेट टू लीगली बाउंड टू डू एवर इट इज इलीगल हिम टू ओमिट। लीगली बाउंड मतलब आपको हेलमेट लगा के चलना चाहिए लेकिन आप ओमिशन कर रहे हो, तो इसको बोलेंगे लीगली बाउंड टू डू। जो आप इलीगली ओमिट कर रहे हो, ओमिट ही कर रहे हो ना, मोटर व्हीकल एक्ट कर रहा है, कह रहा है कि आप हेलमेट लगा के गाड़ी चलाएंगे, नहीं भैया हम तो ऐसे ही हवा में अपनी जुल्फे लहराते हुए जाएंगे, आजा बेटा चालान काटेंगे तेरा, राइट। तो ये इलीगल और लीगली। वैसे हेडिंग बेस्ड जज क्या होता है? ओनली हेडिंग बेस्ड याद रखना है, इंटरनली नहीं पूछेगा आपसे, ठीक है। ये पता नहीं बोर्ड क्यों हैंग हो जाता है यार बार बार, क्या प्रॉब्लम है इसके साथ। ठीक है, हमने इंजरी कर लिया है, इलीगल लीगल कर लिया, अब ऑफेंस पे आएंगे, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट आइए, लाइफ, लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग, है ना। जैसे डेथ में भी हमने पढ़ा था, डेथ क्या है? ह्यूमन बीइंग की है, ठीक है। लोकल लॉज क्या होते हैं? देखो ये इनकी हेडिंग पढ़नी है, सेक्शन से याद रखने हैं, जो एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ इंडिया पे अप्लाई होता है। जैसे यूपी पुलिस एक्ट, यूपी पुलिस एक्ट एक लोकल लॉ है, यूपी में ही अप्लाई होता है, हरियाणा में तो नहीं होता है ना। यूपी एक्साइज एक्ट यूपी में ही अप्लाई होता है, लोकल लॉज। मैन
मेल ह्यूमन बींग, मैन तो मेल ह्यूमन बींग ही होगा, कोई भी उम्र हो सकती है उसकी। मंथ एंड ईयर, सिर्फ यहां पे कैलेंडर याद रखना है, ग्रेगोरियन कैलेंडर, कोई जिर्जोरियन कह देता है, कोई ग्रेगोरियन कह देता है। सर बोर्ड का सॉफ्टवेयर अपडेट कर दीजिए, मुझे लग रहा है बोर्ड ही अपडेट करना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर से काम नहीं चलेगा। 21 मूवेबल प्रॉपर्टी, आप सबको पता है मूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है, इसमें कोई ज्यादा यहां पे बताने की आवश्यकता नहीं है, आपको रेलेवेंट सेक्शन याद रखना है और मूवेबल प्रॉपर्टी याद रखनी है, ठीक है। मूवेबल प्रॉपर्टी कोई भी प्रॉपर्टी एनी डिस्क्रिप्शन, जमीन को छोड़ दीजिए और जो थिंग्स अटैच टू दी अर्थ हैं या परमानेंटली फासन है उनको छोड़ दीजिए, बाकी सारी प्रॉपर्टी मूवेबल है। क्या ये मेरे हाथ में एक ये रिमोट है, मूवेबल है? बिल्कुल है। क्या जिस धरती के ऊपर मैं खड़ा हूं, जिस रूम में मैं हूं, जिस स्टूडियो में हूं मैं, ये मूवेबल नहीं है? बिकॉज दिस इज अटैच टू दी अर्थ, ये धरती के साथ अटैच है, जुड़ा हुआ है, परमानेंटली जुड़ा हुआ है। अगर आप इसको डिटैच कर दोगे तो ये भी मूवेबल बन जाएगा। तो मूवेबल की बड़ी सिंपल साधारण इन्होंने बताई है, क्या कहा है? इंक्लूड्स, कोई भी प्रॉपर्टी, हर डिस्क्रिप्शन की प्रॉपर्टी मूवेबल है, बस लैंड को छोड़ दीजिए और उन वस्तुओं को छोड़ दीजिए जो जमीन से परमानेंटली जुड़ी हुई हैं। राइट, नंबर हमें पढ़ना नहीं है, ठीक है, नंबर क्या होता है रिक्वायर्ड नहीं है हमारे लिए। ओथ, हेडिंग इंटरनल पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ओनली हेडिंग। ऑफेंस इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। देखिए वैसे जनरली ये पूरी डेफिनेशन नहीं समझनी है आपको, कहीं आप ये पूरी डेफिनेशन समझने लग जाओ, नो 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 नो, सिर्फ सेक्शन याद रखना है कि ऑफेंस की परिभाषा कहां दी हुई है। राइट, इन्होंने कहा है ऑफेंस का मतलब क्या होगा? थिंग्स मेड पनिशेबल बाय दिस संहिता, कोई भी ऐसा कार्य जिसको भारतीय न्याय संहिता ने पनिशेबल बनाया है वो ऑफेंस है। सॉर्टेड, ये नहीं समझना है आपको यूपीएपीओ के लिए कि क्या है ये, टेक्निकलिटीज नॉट रिक्वायर्ड। राइट, ओमिशन क्या होता है बेटा? जहां ड्यूटी होती है वहीं ओमिशन होता है, जहां ड्यूटी नहीं है वहां ओमिशन नहीं है। आपको याद है आपने एक्ट पढ़ा था, कौन से सेक्शन में पढ़ा था? एक्ट, जो एक्ट पढ़ा था वही ओमिशन है, लेकिन वर्ड्स डिफरेंट है। एक्ट आप कोई भी कार्य जहां ड्यूटी नहीं है, ओमिशन जहां ड्यूटी है लेकिन आप उसको नहीं कर रहे हो, तो यहां पे ओमिशन, सीरीज ऑफ ओमिशंस, एक सिंगल ओमिशन भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, उनको भी हम ओमिशन ही कंसीडर करेंगे। अब आती है पर्सन की डेफिनेशन। पर्सन मीनिंग नहीं दिया हुआ है, इन्होंने कहा है कि पर्सन के अंदर कोई कंपनी हो सकती है, एसोसिएशन हो सकती है, बॉडी ऑफ पर्संस हो सकते हैं, इनकॉर्पोरेटेड हो या ना हो। इनकॉर्पोरेटेड मतलब कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड करवाया गया है या नहीं करवाया गया, उससे फर्क नहीं पड़ता है। और पब्लिक, पब्लिक क्या है? ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। पब्लिक, ये पब्लिक सब जानती है, मीनिंग नहीं है इंक्लूड, इंक्लूसिव है, एग्जॉस्टिव डेफिनेशंस नहीं है ये। एनी क्लास ऑफ पब्लिक और एनी कम्युनिटी, ये पब्लिक के अंदर आएगी। कोई भी क्लास ऑफ पब्लिक या कोई भी कम्युनिटी हो सकती है, ये सब क्लास के अंदर है, उसके पब्लिक के अंदर आएगी। अब आइए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं इससे रिलेटेड कि क्या क्वेश्चंस बनते हैं यहां से, वन बाय वन करेंगे। पहला क्वेश्चन है, व्हेन इज समथिंग नॉट सेड टू बी डन और बिलीव्ड इन गुड फेथ? बताइए, डन विद केयर बट विदाउट अटेंशन। हाँ जी, जो ड्यूटी नहीं करता वो ओमिशन है। बिलीव्ड विदाउट केयर बट विद अटेंशन, व्हेन इट कॉजेज सम हार्म, डन बिलीव्ड विदाउट ड्यू केयर एंड अटेंशन। जल्दी आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 12 का, क्या आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 12 का? स्पीड से। बिल्कुल सही है, डन ऑब्लिक बिलीव्ड विदाउट ड्यू केयर एंड अटेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इंजरी का मतलब क्या है? एनी हार्म इलीगली कोज टू अ पर्सन। बॉडी ओनली, देखिए ओनली, माइंड ओनली, प्रॉपर्टी ओनली। दोबारा कह रहा हूं, ये जो क्लास के नोट्स हैं ये उन्हीं बच्चों को मिलेंगे जो यूपी एपीओ बैच में एनरोल्ड हैं। और अगर अभी तक आपने यूपी एपीओ बैच में एनरोलमेंट नहीं करवाया है, एडमिशन नहीं लिया है, तो ले लो, डेमो वीडियोस देखना बंद करो, डेमो वीडियोस से तैयारी नहीं होती है। राइट आंसर है बॉडी, माइंड, रेपुटेशन और प्रॉपर्टी। हार्बर, हार्बर क्या इंक्लूड करेगा? ओनली प्रोवाइडिंग शेल्टर, प्रोवाइडिंग फूड एंड ड्रिंक, असिस्ट करना बाय एनी मींस टू इवेड एप्रिहेंशन, या ऑल ऑफ द अबव। लीजिए राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 14 का? बताइए। क्वेश्चन 14 का तो ऑल ऑफ द अबव है ना बेटा, ऑल ऑफ द अबव।
यार इस बोर्ड ने दिमाग खराब कर दिया मेरा, तो क्या है भाई। चल जा मेरे भाई, चल जा, ढंग से मत परेशान कर सुबह सुबह, सारा मूड खराब हो जाएगा फिर। कहाँ चला गया। ठीक है, ये ऑफेंस वाला आ गया। जनरली ऑफेंस में से थिंग मेड पनिशेबल बाय इन चैप्टर 3 एंड ये हमने थोड़ा डिटेल में पूछा हुआ है, इसको आप कीजिएगा। आगे पब्लिक सर्वेंट से आ गए, चलो आगे मूव ऑन करते हैं। पब्लिक सर्वेंट पे आइए। देखो पब्लिक सर्वेंट की परिभाषा जो है सिंपल शब्दों में समझाऊंगा मैं आपको, ज्यादा बेरेक्ट ओरिएंटेड मत जाइएगा, बेरेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच हमें नहीं रखनी है। पब्लिक सर्वेंट, लोक सेवक कौन होगा, सिंपल सी भाषा है, सिंपल सा आपको याद रखना है। जो कमीशनड ऑफिसर्स हैं, जजेस हैं, कोर्ट ऑफिसर्स हैं, आर्बिट्रेटर्स हैं, ऑफिसर्स जिनकी ड्यूटी है ऑफेंस को ना रोकने के लिए, जिनकी ड्यूटी है पब्लिक फंड्स को मैनेज करने की, जिनकी ड्यूटी है इलेक्शंस कंडक्ट करवाने की, या कोई भी सर्विस में है या पे में है, सरकार उसको पे कर रही है, लोकल अथॉरिटीज हैं, ये सब पब्लिक सर्वेंट होते हैं। पुलिस ऑफिसर, जज, आर्मी ऑफिसर, म्युनिसिपल कमिश्नर, ये सब क्या है, ये सब पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन में फॉल करते हैं। अगर और डिटेल में फिर भी समझना चाहते हो तो डिटेल में थोड़ा सा और हम इसको देख लेते हैं। ये वही है, हेडिंग है, ठीक है। जजेस हो गए, ये मैंने आपको बना के दे दिया, एक छोटा सा टेबल मैं आपको दे रहा हूं, ये है, बस ये ध्यान रखना है आपको, ये ध्यान रखना है। आर्म्ड फोर्सेस, आर्मी ऑफिसर, जजेस, एडजुकेटर, लीगल फंक्शनरी, कोर्ट असिस्टेंट, आर्बिट्रेटर, ये पूरी लिस्ट है, ये सब पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में आते हैं, ये सब पब्लिक सर्वेंट है, राइट बेटा, ये सब पब्लिक सर्वेंट है। और ये सारे वो फेमस केस लॉज हैं जहां ये डिस्कस किया गया कि एमपीज एंड एमएलए पब्लिक सर्वेंट होंगे या नहीं। आर.एस. नायक, ए.आर. अंतुले, एम करुणानिधि वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, पीवी नरसिम्हा राव वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस स्टेट ऑफ केरला वर्सेस अजीत। सो दीज आर दी केस लॉज जो आपको मिलेंगे, आराम से मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लेकिन अभी की जो प्रेजेंट सिचुएशन क्या है इंडिया के अंदर, आज के टाइम पे जो एमपीज हैं, एमएलएज हैं, उनको पब्लिक सर्वेंट के तौर पे ट्रीट किया जाता है एंटी करप्शन लॉज के अंदर एंड क्रिमिनल लॉ के अंदर। रीइंफोर्स किया गया प्रिंसिपल दैट नो पब्लिक फंक्शनरी इज अबव द लॉ। तो ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना है। एमपीज एमएलएज को जो है पब्लिक सर्वेंट माना गया अंडर सेक्शन 2C ऑफ 8 प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988, ठीक है, सॉर्टेड। नेक्स्ट, रीजन टू बिलीव, रीजन टू बिलीव होता है सफिशिएंट कोज होना चाहिए किसी चीज को मानने के लिए। विश्वास करने का कारण मतलब पर्याप्त कारण होगा तो ही हम मानेंगे कि भाई रीजन टू बिलीव है, तो ही हम मानेंगे कि रीजन टू बिलीव है, राइट। यहां पे आ जाइए, रीजन टू बिलीव इंपॉर्टेंट है। कब कहा जाएगा, इफ ही हैज सफिशिएंट कोज, सफिशिएंट कोज टू बिलीव को हाईलाइट करना है, यही याद रखना है कि भाई कोई ना कोई तो आपके पास एक कारण होना चाहिए उस चीज के ऊपर यकीन करने के लिए। अगर नहीं है तो फिर वो रीजन टू बिलीव नहीं है। स्पेशल लॉ जो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर के ऊपर अप्लाई होते हैं, जैसे पॉक्सो है, डीवी एक्ट है, ये सब स्पेशल लॉज है, एनडीपीएस है, ये सब स्पेशल लॉज है, ठीक है, ये सब स्पेशल लॉज है। आगे चलते हैं, वैल्यूएबल सिक्योरिटी क्या होगी, फिर हैंग हो गया ये, अरे भाई चल जाना, फिर हैंग हो गया है। रुक जाओ, हैंग हो गया है। बिल्कुल ही वाइट ही हो गया ये तो। अरे विंडो अपडेट की हुई है भाई, लेटेस्ट विंडो है। नॉट रिस्पॉन्डिंग, नॉट रिस्पॉन्डिंग। चलो ये तो चल रहा है, यहां से कर लेते हैं, वो वाला नहीं चल रहा यार, यहाँ पे भी चलना तो चाहिए, इसको भी क्वेश्चंस तो हमें यहीं से करने हैं। बंद कर देते हैं, बंद हो जाएगा क्या, वेट कर लेते हैं भाई जब तक होता है, ठीक। चलो हम क्या पढ़ रहे थे, वैल्यूएबल सिक्योरिटी पढ़ ले,
231 वैल्यूएबल सिक्योरिटी, मूल्यवान प्रतिभूति, है ना। हाँ हंस लो तुम लोग हंस लो। क्लास करके अच्छा लग रहा है, गौरव सैनी कह रहा है क्लास करके अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है सर, आपका पैनल भी हैंग हो रहा है, आप भी हैंग हो रहे हो, हम भी हैंग हो रहे हैं, पढ़ाने वाले तेज है, कंप्यूटर हैंग हो गए कोई बात नहीं। आइए, वैल्यूएबल सिक्योरिटी आपके यूपी एपीओ में पहले आया भी हुआ है, इंपॉर्टेंट है। वैल्यूएबल सिक्योरिटी आपको क्या लगता है क्या होगा? वैल्यूएबल सिक्योरिटी कोई भी एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो आपको क्या दे रहा है? कानूनी अधिकार दे रहा है, क्रिएट कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है, रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, खत्म कर रहा है, रिलीज कर रहा है लीगल राइट्स को, या किसी की लायबिलिटी को एक्नॉलेज करना है ना, राइट। तो वैल्यूएबल सिक्योरिटी कानूनी अधिकारों का सृजन होना, हस्तांतरण होना, प्रतिबंध होना, समापन होना, मुक्ति कराने या देते अदेयते की स्वीकृति वाला दस्तावेज, उदाहरण है चेक या बॉन्ड, इन सबको हम वैल्यूएबल सिक्योरिटी बोलते हैं। एक बार भाई साहब को चेक कर लेते हैं, अभी भी हैंग हो रखे हैं भाई साहब, देखते हैं कब स्टार्ट होते हैं। यार स्टार्ट हो जा भाई, मुझे करवाना है बच्चों को, ऐसे काम नहीं चलेगा। क्लोज करो इसको। अभी कुछ टाइम पहले नया अपडेट आया है यार, ये नया ही बोर्ड है भाई, ये नया बोर्ड है। हो गया वैल्यूएबल सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट, ठीक है, या जो डॉक्यूमेंट बन सकता है, ठीक है, जहां पे लीगल राइट याद रखना है, क्रिएट किया गया, एक्सटेंड, ट्रांसफर, रिस्ट्रिक्ट, एक्सटिंग्विश, रिलीज, और वेयर बाय किसी पर्सन ने एक्नॉलेज की हो अपनी लीगल लाइबिलिटीज या लीगल राइट्स, कि भाई मेरे पास लीगल राइट्स नहीं है, ठीक है। जैसे एक इलस्ट्रेशन इन्होंने दिया हुआ है, बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया, चेक हो गया, ये सब क्या है? वैल्यूएबल सिक्योरिटी के अंदर आते हैं। वेसल हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है। वेसल होता है बेसिकली समुद्र से जाने वाला जो भी आपका है ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जो भी है, कन्वीनियंस बाय वाटर ऑफ ह्यूमन बींग, है ना। जहाज हो गए, समुद्री जहाज हो गए, शिप वगैरह हो गए हैं। वॉलेंटरली पे आइए, वॉलेंटरली क्या होता है? इंपॉर्टेंट है, स्वेच्छा से करना, सिंपल सी बात है, ठीक है। हाँ सेल डीड तो बिल्कुल है बेटा, सेल डीड तो राइट क्रिएट, लीगल राइट, अगर कोई भी डॉक्यूमेंट किसी भी प्रकार का लीगल राइट क्रिएट कर रहा है, खत्म कर रहा है, बढ़ा रहा है, ट्रांसफर कर रहा है, वो वैल्यूएबल सिक्योरिटी है, ठीक है ऋतिक जी। वॉलेंटरली कब कहेंगे? वॉलेंटरली when he causes it by means whereby he intended to cause it, or whereby means which at the time of employing those means he knew or has reason to believe that likely to cause it। बहुत सिंपल है और ये इलस्ट्रेशन बहुत बार एग्जाम में आता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आएगा। A sets fire by night to an inhabited house in a large town for the purpose of facilitating robbery and thus causes the death of a person। तो यहाँ पे A may not have intended to cause death, डेथ शायद नहीं करना चाहता था, लेकिन आग तो लगाई थी उसने। एंड मे इवन बी सॉरी दैट डेथ हैज बीन कॉज्ड बाय हिज एक्ट, येट अगर उसके पार्ट पे नॉलेज है कि भाई कहीं ना कहीं डेथ हो सकती है, तो हम ये मान के चलेंगे कि आपने वॉलंटरली वो एक्ट किया है। तो यहाँ पे क्या है, देखिए इस चीज को समझिएगा, थोड़ा सा ध्यान पूर्वक समझिएगा। वॉलंटरली का मतलब क्या है? कोई भी इफेक्ट कॉज करना, ऐसे साधनों से प्रभाव उत्पन्न करना जो इच्छित हो या जिनसे प्रभाव का होना ज्ञात या संभावित हो। ज्ञात या संभावित दो वर्ड्स हैं, ये दोनों वर्ड्स याद रखने हैं। नॉलेज है या तो नॉलेज है या लाइकली ऐसा हो सकता है। जैसे हमने एग्जाम्पल पढ़ा कि भाई उसने आग लगाई, क्या लिया? चोरी की सुविधा हेतु आग लगाकर मृत्यु हो जाना, लोग मर गए ना, तो हम क्या कंसीडर करेंगे? आपको पता तो था ही, आप किसी घर में आग लगाओगे तो लोग भी तो जल के मरेंगे, उसमें नॉलेज थी। नॉलेज नहीं थी, लाइकली टू कॉज ऐसा हो सकता था, तो भी हम ये कंसीडर करेंगे कि आपने ये वॉलंटरली एक्ट किया है, ये आपने वॉलंटरली किया है, ठीक है जी। नेक्स्ट आइए, ये इलस्ट्रेशन याद रखनी है, इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन है। विल क्या होती है? वसीयत, आप सबको पता है। वसीयत की बात करें तो एक टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर लिखी जाती हैं सारी चीजें, जो इंडियन सक्सेशन एक्ट है या हिंदू सक्सेशन एक्ट जिसको गवर्न करता है, डील करता है। आगे आइए, वुमेन, कोई भी फीमेल ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज, रॉन्गफुल गेन, रॉन्गफुल लॉस, गेनिंग रॉन्गफुली। रॉन्गफुल गेन, रॉन्गफुल लॉस कहां पढ़ा था? जल्दी कमेंट करके बताओ, रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस कहां पढ़ा था? क्या ये हमने फ्रॉडुलेंटली में पढ़ा था? मुझे तो लग रहा है हमने फ्रॉडुलेंटली में ही पढ़ा था। आपको क्या लगता है कौन से सेक्शन में हमने पढ़ा है? रॉन्गफुल गेन क्या होता है? गेन बाय अनलॉफुल मींस,
अनलॉफुल मीन से जो भी आपने गेन लिया उसको हम रॉन्गफुल गेन बोलते हैं, किसी भी प्रॉपर्टी का जहां पर्सन जो ले रहा है वो लीगली एंटाइटल्ड नहीं है, वो लीगली एंटाइटल्ड नहीं है। रॉन्गफुल लॉस एक ऐसा लॉस जो अनलॉफुल मीन्स से किसी व्यक्ति को किया जा रहा है जो लीगली एंटाइटल्ड है, ये मैं बता चुका हूं आप लोगों को। गेनिंग रॉन्गफुली एंड लूजिंग रॉन्गफुली का सेम कॉन्सेप्ट है। कोई भी पर्सन जो गेन कर रहा है रॉन्गफुली, सच पर्सन रिटेन्स wrongfully, उसको हम wrongfully बोलेंगे। एज वेल एज व्हेन सच पर्सन एक्वायर्स wrongfully, अ पर्सन इज सेड टू लूज wrongfully व्हेन सच पर्सन इज wrongfully kept out of any property, एज वेल एज पर्सन wrongfully deprived of the property। देखिए गेनिंग wrongfully मतलब जहां जिसको एक wrongful गेन हो रहा है वो कहेंगे गलत तरीके से गेन कर रहा है। wrongful लॉस, लूजिंग wrongfully जो पर्सन से छीना जा रहा है या जो लीगली एंटाइटल्ड है उसको यूज करने के लिए उससे लिया जा रहा है, हम बोलेंगे लूजिंग wrongfully। और लास्ट कहता है वर्ड एंड एक्सप्रेशन जो यूज किए गए हैं भारतीय न्याय संहिता में लेकिन यहां डिफाइन नहीं किए गए हैं, उनका मीनिंग आप कहां से उठाओगे, या तो आईटी एक्ट से उठा लो या फिर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता से उठा लो, सेम मतलब। ठीक है, अब क्वेश्चंस देखें, आओ क्वेश्चन नंबर 16, विच इज कंसीडर्ड अ पब्लिक सर्वेंट अंडर भारतीय न्याय संहिता, एवरी कमीशन ऑफिसर, एवरी जज, एवरी ऑफिसर प्रिवेंट, ऑल ऑफ द अबव। बताइए किसको पब्लिक सर्वेंट ट्रीट करेंगे सेक्शन 16 के अंदर, क्वेश्चन 16 के अंदर? ऑल ऑफ द अबव। डी। नेक्स्ट, वैल्यूएबल सिक्योरिटी एक डॉक्यूमेंट है जहां पे लीगल राइट क्या किए जाते हैं, क्रिएट किए जाते हैं, एक्सटेंड किए जाते हैं, ट्रांसफर किए जाते हैं, रिस्ट्रिक्ट किए जाते हैं, एक्सटिंग्विश किए जाते हैं, एक्नॉलेज की जाती है लीगल लायबिलिटी, या फिर ऑल ऑफ द अबव। बताइए क्या होगा राइट आंसर? ऑल ऑफ द अबव होगा। नेक्स्ट आइए, इफ ए सेट्स फायर टू एन इनहेबिटेड हाउस बाय नाइट फॉर रॉबरी कॉजिंग डेथ नोइंग डेथ वाज लाइकली, ए हैज कॉज्ड द डेथ। देखो इलस्ट्रेशन मैंने कहा था ना इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन आएगा। एक्सीडेंटली, नेग्लिजेंटली, वॉलेंटरली, अनइंटेंशनली। जो बच्चों ने नहीं पढ़ा होगा वो इसको गलत करके आएंगे, वो लिख के आएंगे नेग्लिजेंटली या एक्सीडेंटली, वो भूल जाएंगे कि ये वॉलेंटरली की डेफिनेशन का इलस्ट्रेशन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वॉलेंटरली। क्या होगा? वॉलेंटरली बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, रॉन्गफुल गेन रेफर्स टू गेन बाई। रॉन्गफुल गेन क्या होता है? लॉफुल मीन से लिया गया नहीं, अनलॉफुल मीन से लिया गया प्रॉपर्टी नॉट लीगली एंटाइटल्ड, या एक्सीडेंटल मीन्स, या मीन्स विदाउट लॉस टू एनीवन। बताइए रॉन्गफुल गेन क्या होगा? गैर कानूनी साधनों से ऐसी संपत्ति जिसका हक नहीं है। 19 का आंसर क्या होगा? सॉर्टेड। बी। 20 का, ऑल ऑफेंसेस, ऑफेंस डेफिनेशंस एंड पिनल प्रोविजंस आर सब्जेक्ट टू एक्सेप्शंस इन विच चैप्टर। नहीं, ये नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं, ये नहीं करना है अभी। हाँ, फर्स्ट चैप्टर में सिर्फ 19 क्वेश्चन ही बनते हैं हमारे। अब ये नेक्स्ट चैप्टर आ गया हमारा। नेक्स्ट तो नहीं आया, थर्ड, सेक्शन नंबर 3 आ गया, सॉरी सेक्शन 3 देखिए। सेक्शन 3 कल करेंगे क्योंकि इसके अंदर कॉमन इंटेंशन वगैरह भी है, काफी लंबा सेक्शन है, इसको कल करेंगे, आज नहीं करते हैं। ठीक है, इसको कल करेंगे हम लोग। नोट्स में सारे आपको दे रहा हूं आज। आज आपको नोट्स मिल जाएंगे सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 13 तक। ट्राई करना है नोट्स को आप पढ़ के आए तो थोड़ा सा जल्दी हम लोग आगे कर पाएंगे, बढ़ पाएंगे। क्लासेस जल्दी होंगी तो रिवीजन का टाइम मिलेगा। ये कंप्लीट नोट्स मैं आपको दे रहा हूं, है ना। ये सेक्शन 1 से लेके 13 तक के नोट्स हैं। ठीक है, आप नोट्स लेके बैठना, इनका प्रिंट आउट निकाल सकते हो आप, मैंने इसीलिए व्हाइट बैकग्राउंड रखा हुआ है। ठीक है, रॉन्गफुल गेन एंड गेनिंग रॉन्गफुली
सेम चीज है बेटा। गेनिंग रॉन्गफुली एक पूरे कंप्लीट प्रोसेस का नाम है। किसी को मार देना, मृत्यु कर देना, डेथ, मर्डर, राइट। रॉन्गफुल गेन कंप्लीट हो जाता है तो उस पूरी प्रोसेस को बोलते हैं गेनिंग रॉन्गफुली, कि इसने गलत तरीके से उस चीज को लिया है। ठीक है शुभेंद्रा, उस पूरे पूरे प्रोसेस को, इसीलिए तो साथ में लिखा गया है। अगर आप देखेंगे बेयर एक्ट अपना, आप देखिए, ध्यानपूर्वक देखिए, रॉन्गफुल गेन, रॉन्गफुल लॉस, गेनिंग रॉन्गफुली एंड लूजिंग रॉन्गफुली, ये साइमल्टेनियसली होता है। एंड लिखा गया है इसमें, एंड मतलब प्लस, ये दोनों प्रोसेस साथ में होंगे। रॉन्गफुल गेन, रॉन्गफुल लॉस भी साथ में ही होगा, क्योंकि एक व्यक्ति को फायदा होगा तो दूसरे को तो नुकसान होगा ही ना। बियॉन्ड और एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन एक ही चीज होती है बेटा, उसमें कोई बियॉन्ड इंडिया जहां आ गया वो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन है। आपके बेयर एक्ट में एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन वर्ड यूज नहीं हुआ है गौरव सैनी, बियॉन्ड इंडिया। और बियॉन्ड इंडिया का मतलब ये होता है कि आउटसाइड इंडिया, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन ऑफ भारतीय न्याय संहिता। अब सुनो आपका होमवर्क क्या है, सुन लीजिए ध्यान से, आपका होमवर्क क्या है। मैंने है ना पूरा सेक्शन 1 से लेके 13 तक पूरे नोट्स बनाए थे आप लोगों के लिए। मुझे था कि मैं पूरा करवा दूंगा, लेकिन क्योंकि आप लोगों के पास नोट्स नहीं थे, आप लोग जल्दी नहीं कर पाए मेरे साथ, तो एक सिंपल सी रिक्वेस्ट है, ये सारे नोट्स आप लोग डाउनलोड कीजिएगा, प्रिंट आउट निकालिएगा सेक्शन 3, इनको पढ़ के आइएगा, कल स्पीड से हो जाएगा फिर। ठीक है, सेक्शन 3 सारे के सारे इंग्लिश हिंदी, इंग्लिश हिंदी। अगर कोई समस्या आए तो यहाँ पे डिटेल नोट्स है। ठीक है, होमवर्क करके आओगे सब लोग, सब लोग करके आएंगे। इंपॉर्टेंट केस लॉज भी है यहाँ पे, रेग वर्सेस क्रूज हो गया, बरिंदर कुमार घोष हो गया, किंग एम्पायर हो गया, सब है, लेकिन पढ़ के आना है। महबूब शाह भी है, पांडुरंग भी है, कृष्णा गोविंद भी है, रमेश सिंह का केस भी है, ये सब पढ़ के आना और इनका प्रिंट आउट निकाल के क्लास में लेके बैठ जाना। ठीक है जी, क्वेश्चंस भी दे रहा हूं, टोटल सेक्शन 1 से लेके 13 तक पूरा का पूरा है, इसको कल स्पीड से सम अप करेंगे। ठीक है, क्लियर है। अब जैसे सेक्शन 4 है, सेक्शन 4 इंग्लिश हिंदी, सेक्शन 5 इंग्लिश इंग्लिश हिंदी हिंदी। नोट्स मैंने हिंदी मीडियम वाले, कितने बच्चे हिंदी मीडियम वाले, खुश हो तुम, खुश हो अब तुम? 1 आवर भी पूरा नहीं हुआ, 9:24 हो गई हैं, 1.5 घंटा हो गया निशा राठौर जी क्लास को। निशा राठौर जी कल वाली क्लास में तो आप कह रहे थे कि कोई बच्चा कुछ नहीं कहेगा, 1.5 घंटा हो गया, 1.5 घंटे की क्लास चलेगी आपकी। ठीक है, टॉपिक कंप्लीट हो गया, अगला टॉपिक मैं 2 घंटे नहीं पढ़ाऊंगा आपको यहाँ पे, 1.5 घंटे की क्लास मतलब 1.5 घंटे की। ठीक है, शाम को भी पढ़ना है ना आपको, कॉन्स्टिट्यूशन भी है। ठीक है, और भी क्लासेस आपकी होंगी, तो कल अपन जो है पूरा सेक्शन 30 तक कंप्लीट करेंगे। नोट्स आज मैं एडवांस में नोट्स दे दूंगा, आप लोग नोट्स प्रिंट आउट निकालो, पढ़ के आओ, मजा आएगा। ठीक है, क्लियर। मतलब मुझे अभी लग रहा है निशा नींदों में है, कह रही है सर अभी तो 1 घंटा भी नहीं हुआ है निशा कह रही है अभी तो 1 घंटा भी नहीं हुआ है, आप अभी लेट आए हो क्या क्लास में चलिए, अच्छा एक बार सच्ची सच्ची बताओ कैसा रहा आपका सेशन आज का। ये क्वेश्चंस भी मैं दे रहा हूं आप लोगों को, कल प्रैक्टिस कराऊंगा, क्योंकि मैं साथ के साथ चाहता हूं कि भारतीय न्याय संहिता आपको याद हो जाए। ये क्वेश्चंस भी आप करके आइएगा प्रैक्टिस, है ना, आप क्योंकि नोट से रिवीजन तो करोगे, मैं चाहता हूं साथ के साथ भारतीय न्याय संहिता पूरा याद हो जाए आपको, राइट। ये भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है जी, तो ये सब आपको करके आना है, बढ़िया। कल स्पीड से हमारा पूरा हो जाएगा सेक्शन 13 तक, फिर सेक्शन 14 ऑनवर्ड्स हम लोग स्टार्ट करेंगे, और लास्ट में इनकी आंसर की मिलेगी, इसकी सबकी आंसर की लास्ट में, इन क्वेश्चंस की। ठीक है, लास्ट में आंसर की दे रखी है मैंने, आप सब इनको करके आइएगा आनंद आया क्लास में? ठीक है, बहुत आनंद आ गया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और जो बच्चे ये जो डेमो क्लास के चक्करों में घूम रहे हैं ना, डेमो क्लास में कुछ नहीं होता बेटा, डेमो क्लास छोड़ो, रेगुलर क्लासेस लगाओ। डेमो क्लास में नोट्स थोड़ी मिलेंगे आपको, नोट्स तो ऐप पे ही मिलेंगे जब आप एनरोल करोगे। अब आपको पता लग गया है कि हम लोग यूपी एपीओ की कैसी शानदार और जानदार तैयारी करवाने वाले हैं। आप लोगों का साथ मिलेगा तो हम सब साथ मिलकर अपना विकास करेंगे। ठीक है, आप लोगों का भी सिलेक्शन होगा और हमें भी बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे बच्चों के। सर आई एम वर्किंग हूँ बट साथ साथ कर रहा हूँ क्लास। बहुत बढ़िया गौरव। अच्छा एक बार और पूछ लेते हैं, हाउ इज द जोश राइट नाउ? कैसा है आप सबका जोश? वेरी हाई, बहुत बढ़िया, शानदार है भाई। देखिए जोश सबका हाई है, सब बच्चों का जोश हाई है।
अब आप सबको नोट्स मिल जाएंगे, क्लास एंड होते ही आप नोट्स को डाउनलोड कर लेना, है ना। मैं बिल्कुल रफ नोट्स दूंगा, कोई मार्किंग नहीं मिलेगी इनके ऊपर आपको, ऑलमोस्ट मिलेगी तो वो भी प्रिंट आउट निकाल लेना, कोई चक्कर नहीं है, मार्किंग भी होनी चाहिए कहीं कहीं तो। चलिए जी, अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो एंड होने के बाद फीडबैक देने का ऑप्शन आता है, फीडबैक दीजिए, और अपने आपके जो दोस्त हैं, है ना, यारे प्यारे हैं, उनको भी रिकमेंड करें कि यूपी एपीओ की शानदार जानदार तैयारी करनी है तो कहाँ आना है, यहाँ पे, ये क्या है, जुडिशरी वाला, कहाँ आना है, जुडिशरी वाला, वन एंड ओनली प्लेटफॉर्म जो आपको कंटेंट वाइज एग्जॉस्टिव प्रिपरेशन करवाता है, क्वालिटी के साथ, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है, डिटेल्ड प्रिपरेशन होगी, यूपी एपीओ का प्रीलिम्स भी फोड़ेंगे, मेंस भी फोड़ेंगे, और इंटरव्यू भी फोड़ेंगे, और सिलेक्शन भी लेंगे। 1 घंटा और पढ़ सकते हो, मेरी क्लास में तुम्हारा जो हमेशा हाई रहेगा, टेंशन मत लो। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, है ना। आज का दिन आपका बहुत अच्छा रहे, मंगलमय रहे, मिलेंगे कल सुबह 8 बजे, और कल पूरा सेक्शन 13 तक हम इसको निपटा देंगे। थैंक यू। होमवर्क याद रखना है, होमवर्क क्या है, सेक्शन 1 से 13 पूरा रिवाइज करना है, पूरा बेयर एक्ट का इंडेक्स पढ़ना है, ठीक है, आग लगानी है, समझ जाओ, अब की बार यूपी एपीओ में सिलेक्शन लेना है, और जितने रिश्तेदार तुम्हें ताना मारते थे उनको मिठाई का डब्बा लेके जाना है, मिठाई खिलानी है। सर ब्लॉक्ड का मैसेज आ रहा है, और तुम मैसेज भी कर रहे हो, तुम कह रहे हो मैसेज ब्लॉक आ रहा है, हिमांशु मैसेज आ तो रहे तुम्हारे, क्या करना है, अब की बार कमेंट करो, अब की बार सिलेक्शन लेना है, क्या करना है, अब की बार सिलेक्शन लेना है, और मिठाई का डब्बा लेके जाना है, ठीक है। चलिए, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में। यार ये क्वेश्चन ज्यादा छोटे हो गए शायद, कोई बात नहीं, देख लेना, निकल जाएगा प्रिंट, ये निकल जाएगा ना प्रिंट, प्रिंट तो निकल ही जाएगा। आप लोग 1 पे 2 पेज करवा लेना क्वेश्चंस का, 1 पे 3-4 पेजेस के क्वेश्चंस निकलवा लेना, अगर ना निकले तो बता देना यार, दोबारा दे दूंगा मैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे नहीं पता बेटा जीके जीएस कौन करवाएगा, अदर फैकल्टीज हैं, यूपीएससी यूपीपीसीएस वाली फैकल्टीज हैं, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन जो यूपीएससी वाले बच्चों को करवाते हैं वही आपको करवाएंगे। प्रिंट निकाल लेना, अगर फिर भी आए तो देख बता देना मुझे, प्रॉब्लम आया ना, ये क्वेश्चन यहाँ छोटे से लग रहे हैं मुझे, बट निकल जाएगा प्रिंट, नहीं निकलेगा तो मुझे बता देना, मैं दोबारा से अच्छे से प्रोवाइड कर दूंगा आपको।